हे माय लवलीज भाट, आज कैसे हैं आप? लगाए हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस स्टोरीलाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जिसकी राइटर और नरेटर ऑथर सब कुछ मैं ही हूँ। हमेशा की तरह एक प्योर वांगसन लव स्टोरी होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। कि थोड़ा सा इमोशनल सीन के साथ में होने वाला है कि तो दिल थाम के सुनिएगा, टिश्यू पेपर और पानी लेके, ठीक है। तो लैन किरण एक 5 साल के बच्चे को लेकर के लैन वांग जी के पास आते हैं। उस समय लैन वांग जी जो कि 15 साल का था, वो उसके पास आते हुए कहता है, लैन वांग जी कहता है, जी अंकल। अंकल कहते हैं, हम और सीचन सब लोग जा रहे हैं, तुम चाइना से जाना नहीं चाहते हो? ये मेरे दोस्त का बेटा है, आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है, पर मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? इस पे अंकल कहते हैं, क्योंकि इसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है और आज से तुम इसकी देखभाल करोगे, बस बात खत्म। वरना तुम हमारे साथ फ्रांस चलो। वांग जी कहता है, नो आई एम सॉरी, पर मैं चाइना से नहीं जाना चाहता। लैन फैमिली में लैन किरण और सीचन और लैन वांगजी हैं, जहाँ पे लैन लैन किरण अपने भाई के बची खुची कंपनी जो कि बैंक करप्टी के कगार पे थी, उसे वापस से रीबिल्ड करने के लिए फ्रांस जा रहा था, पैसे इकट्ठा करने, नया बिजनेस बिल्ड करने और इसे रीस्टार्ट करने। वहीं वांगजी अपने इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से वांगजी ने उस छोटे से बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए हाँ कर लिया। हालांकि अंकल के जाने के बाद वांगजी ने उस छोटे बच्चे को अडॉप्ट तो नहीं किया था, लेकिन हाँ उसकी परवरिश करने लगा था। वो छोटा बच्चा जो कि वो लैन किरण को अंकल बोलता था, दैट्स वाई वो वांगजी को भी अंकल बोलने लगा था। ये है हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर लैन वांगजी, जिसकी एज 15 है। और छोटा सा बेबी हमारा जो है वह है हमारा सेकंड मेल लीड कैरेक्टर विंग, जिसकी एज 5 इयर्स है। विंग उसे देखता और उसके करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन वांगजी उसे दूर रहने लगा था, क्योंकि वांगजी को बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए था। पर उस पूरे घर में विंग बहुत अकेला था। विंग एज यूजली सबके चले जाने के बाद वांगजी ने उसे कहा, जाओ अपने कमरे में, और हाँ इसके लिए रूम तैयार कर दो। सर्वेंट्स विंग को लेकर उसके कमरे में आ गए। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ उस कमरे को देख रहा था। इतना बड़ा कमरा जिसमें कि 4 जने का बेड आराम से आ जाए और पढ़ने की टेबल भी। पर विंग को वो कमरा काटने को दौड़ रहा था। रात में जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, वो बेड में न दुबक के सो रहा होता है। उसने अपने कान पे हाथ रखे हुए थे और वो रो रहा था। जब वांग जी नीचे खाना खाने के लिए आया तो देखा कि विंग नहीं आया हुआ है। वो सर्वेंट से कहता है कि वो कहाँ है। तो सर्वेंट्स बताते हैं कि छोटे बाबा की यंग मास्टर नीचे नहीं आए हैं। वांग जी विंग को देखने के लिए उसके रूम में आता है, जहाँ पे विंग कान पे हाथ रख के रो रहा होता है। वांग जी भागते हुए उसके पास आते हुए कहता है, लिटिल किचन क्या बात है? हाँ। विंग उसे देखता है और गले लगते हुए कहता है, अंकल मुझे डर लग रहा है बारिश से, बहुत ज़्यादा। अब प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ अंकल प्लीज़। उस छोटे से विंग को बात को सुनकर वांग जी उसे कहता है, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। विंग कहता है, अंकल अंकल प्लीज़ मुझे ऐसे ले चलो, बारिश ठंडा। और जैसे ही वापस से एक और थंडर, विंग फटक से विंग को चिल्लाते हुए वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी समझ रहा था इस छोटे से विंग की हालत। फिर वांग जी विंग को लेकर अपने रूम में आता है, सारे कमरे को बंद करता है। हालांकि कोई कमरा साउंड प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी 3-4 कंबल से उसे लपेट देता है और कान में हेडफोन लगाते हुए कहता है, ये सुनो, तुम्हें डर नहीं लगेगा विंग? विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर वांग जी नीचे जा करके अपने लिए उसके लिए खाना ले आता है और वो उसके पास रखते हुए कहता है, चलो खाना खाओ। पर विंग कहता है, अंकल अब मेरे साथ नहीं खाने वाले हैं क्या? तो जो हमारा विंग था वो जब इस तरह से बोलता है तो वांग जी बहुत ही मासूमियत के साथ में उसे देखता है और कहता है, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा उसके साथ खाना खाना स्टार्ट कर देता है। विंग का जब पेट भर जाता है तो वांग जी उसे कहता है, यहाँ सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। और इतना बोल वांग जी वो सारा चीज़ लेकर नीचे आता है।
उस घर में ना ऑलमोस्ट 6-7 सर्वेंट्स थे। वो आते ही कहता है, मैं आप सबको सैलरी नहीं दे पाऊँगा, इसलिए कोई एक जन ही रुक जाइए या फिर आप सब जा सकते हैं। तो हेड बटलर जो था वो कहता है, मैंने आपके पापा से प्रॉमिस किया था, मैं अपना मरते दम तक इस घर में सेवा करूँगा, तो मैं इस घर से छोड़कर नहीं जा रहा, चाहे आप भले ही मुझे सैलरी दे या ना दे। बाकी तुम सब लोग, लेकिन जितने भी 5 थे ना उसमें से 4 वहाँ से चले जाते हैं और 2 रह जाते हैं। एक गार्डनिंग करने वाला था जो माली काका थे वो, और दूसरा जो हेड बटलर था वो, और वहाँ से खाना वगैरह लेके चले जाते हैं। वांग जी ऊपर आता है, विंग सो रहा था। वांग जी ने उस छोटे से विंग को सुला दिया और उसके बाद वो खुद पढ़ने के लिए बैठ गया, क्योंकि उसे पढ़ना था, अपनी कंपनी को रीबिल्ड करना था, वापस से सब कुछ खड़ा करना था, क्योंकि उसके डैड और विंग के डैड के मरने के बाद सब कुछ ख़त्म सा हो गया था, सब कुछ। वांग जी वापस से पढ़ाई करने लगा था और अंकल और सीजन चले गए थे अब्रॉड पैसा कमाने के लिए। वांग जी धीरे धीरे करके उस घर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे पहले उसे बहुत सुख सुविधा मिल रहे थे, लेकिन अब उसे खुद बैग पैक करने पड़ रहे थे, शूलेस खुद बांधना पड़ रहा था, कपड़े वगैरह खुद पहनने पड़ रहे थे, इवन उस छोटे से विंग को भी अपने हाथों से उसे नहलाना पड़ रहा था। सुबह सुबह विंग जब उठता तो वांग जी उसे उठाकर वॉशरूम लेकर जाता, उसे अच्छे से नहला धुला कर नए, मतलब जो अच्छे कपड़े होते वो पहना देता, उसके पास जितने थे उतने में से एक। उसके बाद उसे लेकर के उसे मिडिल स्कूल में डाल देता और वो खुद चला जाता स्कूल। और धीरे धीरे करके विंग और वांग जी दोनों बढ़ने लगे थे। अब विंग कॉलेज जाने लगा था और वांग जी अब उसने अपना छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया था, वो भी पैसे लोन लेकर के। हालांकि उसके पास घर के नाम पे सिर्फ एक मेंशन ही बचा था, बाकी कुछ भी नहीं। उसके पापा ने जो उसके नाम से एफडी कराई थी, उस एफडी पैसे को तोड़ करके वांग जी ने छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया था, वो भी विंग की आइडियाज़ की वजह से, क्योंकि विंग ने कहा था ये सारी चीज़ें जो हम खरीद कर लाते हैं, अगर हम इसे डोर टू डोर सेल करने लगे तो कितना सुविधा होगा ना। यही आइडिया वांग जी के दिमाग में आया और उसने 12 लोगों की टीम बनाई और वो सेम वही करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। कहीं न कहीं स्टार्टिंग में विंग को लेकर के वांग जी के दिलो दिमाग में थोड़ा-सा गुस्सा था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था और उसने एक बच्चे को अपने सर पे लाद लिया हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे वो विंग के साथ रहते हुए आगे बढ़ने लगा था, वो समझ सकता था कि वो भी अकेला है, टूटा हुआ है और अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसी तरीके से वांग जी भी एज़ यूजुअली, वांग जी जब रेडी होकर के बाहर आता है, विंग जो कि अब बड़ा हो गया था तो वो दूसरे कमरे में सोता था, लेकिन आधी रात को उठकर वो आके वांग जी से आके चिपक के सो जाता था। तो विंग उठकर आता है, कोट उठाते हुए उसे पनाह देता और कहता है, अंकल आज आपकी कोई मीटिंग है क्या? वांग जी उसे देखता है और कहता है, हाँ विंग, आज मेरी मीटिंग है। अगर ये मीटिंग सक्सेस हो गई तो फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और इन्वेस्टर भी। उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर सारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो ऐसे ना एक्साइटेड होते हुए कहता वाह, और इतना बोलकर गले लगा लेता है। फिर वांग जी कहता, विंग चलो स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। विंग कहता है विंग हाई स्कूल स्टूडेंट था लास्ट में। वांग जी वो नीचे जब तक जाता है तब तक विंग भी फटाक फटाक नहा करके और स्कूल ड्रेस वेयर करके और वो आ जाता है। आने के बाद हेड बटलर उन दोनों के लिए नाश्ता लगा देते हैं, जहाँ पे विंग कहता है, अंकल अंकल आप ये खाओ, आपको आज इसकी ज़रूरत है ना। और इतना बोल अपने में से सारा मीट निकाल कर उसमें डाल देता है। वांग जी हंसते हुए कहता है, एक दिन मैं तुम्हें बहुत सारा मीट खिलाऊंगा। विंग कहता है फिर उसके बाद वो दोनों खाने लगते हैं, क्योंकि विंग को भी पता है इस घर की हालत कैसी है, पर वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था और ना ही कोई डिमांड करता था। उसे जो मिल जाता वो उसी में खुश रहता, क्योंकि एक दूसरे को जीने का जरिया जो बना रखा था दोनों ने। नाश्ता कर लेने के बाद एज यूजुअली वांग जी अपने स्कूटर पे उसे बिठाकर उसे स्कूल ड्रॉप करता है एंड देन वो अपनी कंपनी के लिए, छोटी सी कंपनी के लिए जिसका नाम उसने आसिया रखा था, वहाँ के लिए निकल जाता है। आने के बाद वो उन लोगों के साथ टीम वर्क करता है, बात करता है और उसके बाद वो चला जाता है दूसरी कंपनी के साथ बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। इधर विंग उसके साथ नी हेसेंग, शुयांग और वेन चाओ और मैं बाकी सारे बच्चे पढ़ते थे। विंग उन सब में पढ़ने में ठीक ठाक था, अच्छा खासा था, लेकिन वो हमेशा डरता था कि कहीं कोई और उसके करीब आ गया या व्हाटएवर जो भी। लेकिन ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ। वो सबके साथ उसने दोस्ती कर ली, फ्रैंक होने के नाते बातें करना, मस्ती करना।
एक दिन मैंने उसे कहा कि विंग, तुम काफ़ी कूल दिखते हो और अच्छे फैमिली से भी आते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ। इस पे विंग ने कहा, मैं किसी और को लाइक करता हूँ और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं उसी से शादी करूँगा, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सब लोग को क्यूरियोसिटी थी कि विंग की आखिर गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन विंग ने कभी भी उसे रिवील नहीं किया था। उसने इस बात को अपने दिल में दबा के रखा था। उसके बाद से मैम उन लोगों की दोस्त बन गई थी। आज यूजुअली क्लास जब खत्म हो रहा था तो बाहर सारे लड़कों को ना कई सारे लड़के गिफ्ट्स कार्ड आकर दे रही थी। उनमें से कई सारी लड़कियां विंग को भी गिफ्ट्स कार्ड आकर देती हैं, पर विंग उन सबको ये बोल के मना कर देता है, आई एम सॉरी, मैं पहले से ही इंगेज्ड हूँ और मेरे पास पार्टनर है। अब तो हद हो गई थी। हर बार विंग ये बहाना बना देता था जिस पे सूरंग उसे कहता, हे, हमने आज तक तुम्हें कभी किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं जाते हुए देखा, बात करते हुए नहीं देखा, तो तुम्हारे साथ कौन है बताओ भला। इस पे विंग कहता है, जो है एक दिन मैं ज़रूर बताऊंगा, ओके ना। स्वयं कहता है, हाँ तुम्हें कोई बुढ़ा ही मिलेगा। ये बोलकर हर वो सब लोग हंसने लगे थे। विंग कहता है, हाँ तो क्या हो गया, मुझे बुढ़ा ही मिला तो आखिर में वो है तो मेरे अपने ही ना, मेरी दुनिया, और उस दुनिया में उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये बोल विंग मुस्कुराते हुए घर आ जाता है। उस दिन उसने शाम के टाइम पे वो जब घर आता है तो वांगजी ना घर आके ऐसे ना अपने सर के ऊपर हाथ रख के सोया हुआ था। रिंग उसे देखता है और उसे ऐसे ना ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। देन कहता है, अंकल आप सोते हुए कितने कूल लगते हैं ना। ये बोल रिंग उसके गाल पे छोटा सा बिग किस कर लेता है और कहता है, अब मुझे बहुत पसंद है। और इतना बोलने के साथ ही अपने कमरे में भाग जाता है। उसके जाते ही वांगजी आइज ओपन करता है और वो ऊपर देख रहा होता है। वो अपने गालों को टच करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम विंग, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि वांगजी को लेकर के उसके दिल में डिजायर्स हो रहे थे। जैसे जैसे विंग किशोरावस्था में आ रहा था उसकी डिजायर्स आसमान छू रही थी। वांगजी इस बात से अनजान था, लेकिन आज जब विंग ने किस किया वो समझ रहा था इस बात को। विंग ऊपर आता है, आने के साथ ही कपड़े वगैरह चेंज करके जब नीचे आता है और बोलता है, अंकल आज आप जल्दी घर कैसे आ गए। वांगजी उसे कहता है, विंग तुम इतना लेट आते हो क्या। विंग कहता है, हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता हूँ तो लेट ही आऊँगा ना। वांगजी कहता है, स्नैक्स खाने हैं। तो विंग कहता है, अंकल को बोल देता हूँ, अंकल बना देंगे। वांगजी कहता है, नहीं मैंने बोल दिया है। एकदम बोल वो दोनों बात करते हुए स्नैक्स खा रहे होते हैं, लेकिन वांगजी विंग को घूर कर देख रहा था जैसे कुछ सस्पिशियस हो। फिर वांगजी कहता है, तुमने दोस्त बनाए। विंग कहता है, मेरा दोस्त बनाने का कोई इरादा नहीं है, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ और मैं आर्ट गैलरी खोलना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। वांगजी उसकी बात सुनता कहता है, ठीक है। विंग कहता है, ओके। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद विंग पढ़ने के लिए जब बैठता है तो वो एक स्केचिंग बनाता है सोते हुए वांगजी का, जिसका सर उसके माथे से टिका हुआ था। एक हाथ चौले अवस्था में थाइस पे था, ब्लू कलर का कोट। ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर लेने के बाद विंग वो वापस से उसे बंद करके पढ़ाई करते हुए वहाँ सो जाता है। वांगजी जब रात को रिटर्न आता है तो विंग अपनी जगह पे सो रहा था। वांगजी विंग को उठाता है और उसे कहता है, चलो खाने खाने का वक्त हो गया है। वांगजी फ्रेश होकर के नीचे आता है और उसे पूछता है कि स्कूल अब खत्म होने वाली है, क्या सोचा है। विंग कहता है, मैं आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आर्ट्स लेके पढ़ना चाहता हूँ। वांगजी हाँ में सर हिलाते हुए उसके सारे फॉर्म की सबमिशन लिस्ट तैयार कर देता है। विंग बस वांगजी को ना देख रहा होता है। उसकी आंखों में एक लस्ट था, अजीब सा लस्ट। बढ़ती उम्र के साथ उसके अंदर के डिजायर्स जो कि भारी हो रहे थे उसके ऊपर, वो विंग के हाथ ना उसके छोटे बेबी के ऊपर कसे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से वांगजी उसे समझा रहा था क्यूट के साथ साथ बहुत ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था। हर विंग अपने आप से कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे, मेरे आसपास इतनी सारी लड़कियां हैं, मेरे दोस्त हैं, पर उनमें से किसी को देखकर नहीं होता है ऐसा जैसा आपको देखकर होता है। ये बोलते हुए विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर अपने आप को काम डाउन करते हुए वो लोग सोने चले जाते हैं। जब विंग वांगजी के पीछे पीछे उसके रूम में आता है तो वांगजी उसे कहता है, विंग ये क्या है, अपने कमरे में जाओ, यहाँ सोने की जरूरत नहीं है। विंग कहता है, बट अंकल। वांगजी कहते बस बहुत हुआ। फिर विंग ना चाहते हुए भी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में आ जाता है। वांगजी दरवाजा बंद करते हुए कहता है, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये गलत बात है। ये बोलते हुए वांगजी जैसे तैसे करके बेड पर आता है, लेकिन वो टॉस एंड टर्न कर रहा था। 12 बजने की ताक में था, क्योंकि वांगजी अमूमन 12 बजते बजते सो जाता है। उसके बाद वो जैसे ही 12 बजता है
वो धीरे से उठकर डोर ओपन करते हुए इस कमरे में दाखिल होता है, जहाँ धीरे धीरे करके जो विंग था ना, वो वांग जी के बेड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो जैसे जैसे बढ़ रहा था, विंग बहुत एक्साइटेड था। वो कंबल उठाकर धीरे से उसमें घुस जाता है और वांग जी के हाथों को हटाकर उसके ऊपर अपनी बॉडी को थ्रो करता है। उसके बाद अपने एक हैंड को वांग जी के चेस्ट एरिया पे रखता है। विंग इतना एक्साइटेड था कि अगर उसे कोई टच करे तो वो अभी बस बग के साथ में बहुत सारा सीमेंस को फेंक दे हाथ में। उसके बाद विंग उसकी तरफ धीरे से मुड़ जाता है, अपनी बॉडी को वांग जी के बॉडी के थाइज के साइड से रब कर रहा होता है, अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए धीरे 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 धीरे। वांग जी जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था, पर इतना एक्साइटेड हो चुका था कि इतना बस 2 मिनट के अंदर वो शांत हो जाता है। उसके बाद वांग जी को देखते हुए कहता है, अंकल आई लव यू, और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप मुझे सेटिस्फाइड करें। ये बोलते हुए विंग उसे देख रहा होता है और वो सो जाता है। वांग जी को एहसास तो होता है कि विंग उसके पास है, वो उसे अपनी बाहों में बस भर के और सो जाता है, लेकिन विंग ने जो भी हरकतें की वो वांग जी को बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि वांग जी लेट नाइट 11 सवा 11 कभी 11:30 सोता था। तो फर्स्ट नींद होने की वजह से, मतलब पहली नींद जब होती है ना 4 घंटे की, उसमें आप इंसान के साथ कुछ भी करो तो वो पता नहीं चलता है, ठीक है। जस्ट वो सोया हुआ रहता है, दैट्स वाई विंग जब ये करता है तो वांग जी को कभी पता ही नहीं चलता। ऐसे करते हुए ना कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। विंग अब कॉलेज में आ चुका था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अब वांग जी को लगा कि वो कॉलेज ज्वाइन कर चुका है तो उसे बहुत सारी लड़कियां पसंद आएगी, किसी के साथ वो डेट करेगा, वाटेवर जो भी। वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सारा होता है और वो उससे सीनियर होती है। हालांकि वो वांग जी की विंग की मेंटोर होती है। विंग को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता तो वो जारा से कहता, विंग जारा से कहता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। जारा को लगा शायद कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, दैट्स वाई वो उससे कहता है, देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें अपनी एज की लड़कियों के साथ डेट करना चाहिए। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैंने उस पर्पज से आपको नहीं कहा, वैसे आप फ्री हैं क्या? तो कहता है, हाँ क्यों? कहता है, कोई बात नहीं। और तब बोलकर विंग जारा के साथ बैठ करके वहाँ पे होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है अपना। वहाँ पे वापस से उसके सारे दोस्त आ गए हुए थे तो जारा चली जाती है। विंग नीचे से गाड़ी सब लोग बैठे हुए थे तो वेनुहान कहता है, वेंचो कहता है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है, लिंग जाओ मेरी वेट कर रही है। वो अपने बुक्स वगैरह उठाकर चला जाता है और शुयांग कहता है, मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, और वो भी वहाँ से चला जाता है। मैं कहती है, मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है, और इतना बोल वो वेंचिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। अब बच गया था नीहे सिंह और विंग। नीहे सिंह कहता है, डोंट वरी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर तू सिंगल है तो मुझे बना ले। तो विंग कहता है, नो थैंक्स, मेरा ऑलरेडी है। नीहे सिंह कहता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारा कोई है, कोई है, कौन है वो? हाँ। तो विंग कहता है, एक सीक्रेट है, किसी को बताओगे तो नहीं? कहता, कहता मुझे वो पसंद है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी मैं उस सर्टेन एज तक नहीं आया हूँ जहाँ तक जाकर मुझे उन्हें प्रपोज़ करना चाहिए। ये बोलते हुए वो उसे देखने लगा था। अब उसकी बात इतनी गोल-गोल थी कि उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वो लोग कोको बुआ मिल्क ऑर्डर कर देते हैं अंदर। उसके बाद वो उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारा होमवर्क बना हुआ था, तो वो लोग होमवर्क बनाना स्टार्ट भी कर देते हैं। अब इतने सारे होमवर्क के बीच में सर का दर्द, एग्ज़ाम, अब बहुत सारी चीज़ें, फ्रेशर्स पार्टी, दैट्स वाई वो वहाँ पे बैठ करके सभी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। उसे फ्रेशर्स ड्रेस भी चाहिए था जो कि फेरी एंजल्स का लगने वाला था। वो मैसेज करता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए जहाँ पे वो ड्रेस बाय ऑन करने वाला था। वांग जी उसे तुरंत ट्रांसफ़र कर देता है पैसे को। विंग खुश होते हुए कहता है, मेरे अंकल काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे जस्ट पैसे पेड कर दिए। विंग और नी हिसन दोनों दोनों जाते हैं और जा करके अपने लिए फ्रेशर्स ईयर्स पार्टी के लिए ड्रेस बाय ऑन कर लेते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे अपने अंकल को ये सारी चीज़ें दिखानी जो थी। ड्रेस बाय कर लेने के बाद नीही सिंह दोनों हॉट डॉग खरीदते हैं। हॉट डॉग खाते हुए वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। नीही सिंह का घर रास्ते में पड़ता है तो नीही सिंह ना उतरकर वहां से चला जाता है। नीही सिंह के जाने के बाद विंग नाचते हुए घर आते हुए कहता, अंकल अंकल आप कहाँ हो? अंकल अंकल। वांग जी जो कि स्टडी पे काम कर रहा था, उसने नया सेक्रेटरी हायर किया था जिसका नाम क्रिस था। क्रिस कहता, सर यंग मास्टर आ गए हैं, आई थिंक से आपको उनसे मिल लेना चाहिए। वांग जी कहता है, उसे भेज दो।
पर विंग उससे पहले ही भागते हुए आता है, कहता है अंकल अंकल मुझे आपको कुछ दिखाना है, मेरे कॉलेज में ना फ्रेशर्स पार्टी हो रही है और आपको नहीं लगता कि आपको मुझे अप्रिसिएट करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए एंड मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे बताइए, ओके ना। इतना बोल विंग ना उसमें से कोट वगैरह बाहर निकाल करके अंकल को दिखा देता है, ये अच्छी है, ये वाली अच्छी है, मैं फेरी एंजल बनने वाला हूँ, मैं कैसा लगूंगा अंकल। हाँ जी, उसको एक्साइटेड होता हुआ देख करके अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इंटरवाइन करते हुए उसे कहता है, इतना एक्साइटेड नहीं होते पापा। विंग कहता है कम ऑन, आप इतने बुड्ढों वाली बातें क्यों कर रहे हो। मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मैं पहली बार फ्रेशर सेल्स पार्टी कंप्लीट करूंगा, वो भी फेरी एंजल वाले ड्रेस में। वांग जी कहता है हर कोई पहली बार ही करता है। विंग कहता है हाँ वो तो मैं भूल गया था, हाँ सीरियसली वो तो पहली बार ही होता है ना, पर मुझे एक्साइटेड हो रही है और आपको पता नहीं क्यों आप इतने बोरिंग क्यों हो। यू नो व्हाट, मैं फेरी एंजल बनने वाला हूँ और ऊपर से मैं इतना ब्यूटीफुल लगने वाला, ऊपर से मैं इतनी सारी लड़कियां मुझे देखने वाली है, ऊपर से मैं आपको पता है मैं मेकअप लगाने के बाद और ज्यादा गॉर्जियस ब्यूटीफुल लाजवाब लगता हूँ अंकल। आपको पता है मैं कितना खूबसूरत हूँ। वांग जी मतलब जल भून के बराबर हो गया था, एकदम चालीस पॉजिटिव जल कुकरा। क्रिस इस बात को अच्छे से नोटिस कर पा रहा था क्योंकि वांग जी के हाथ बहुत ज्यादा टाइट हो रहे थे। विंग कहता है और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे वाइन्स होंगी और ड्रिंक्स होंगे, अल्कोहल्स होंगी, गर्ल्स होंगी और यू नो व्हाट अंकल, अब तो मैं मैच्योर भी हो गया और मैं ड्रिंक कर सकता हूँ, है ना। वांग जी कहता है अपने कमरे में जाओ अभी के अभी। विंग कहता है हाँ हाँ हाँ, क्या कहा आपने, आपको आपको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही है। वांग जी कहता है विंग मैंने कहा अभी के अभी कमरे में जाओ। विंग कहता है मैं नहीं जा रहा, आप बहुत बुरे हो, आप किसी भी चीज में मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। ये कपड़े मैं खरीद के लाया, आपने बताया भी नहीं कि कैसा लग रहा है, आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते, आप सच में बहुत बुरे हैं अंकल। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लिटरली मैं कितना एक्साइटेड था पर मैं भूल गया था कि आप एक कोल्ड हार्टेड है, एक कोल्ड ब्लड हार्टेड पर्सन जिसके अंदर कोई दिल ही नहीं है। यू नो व्हाट अंकल, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप मेरे साथ बातें करेंगे एक्साइटमेंट में, जैसे मैं खुश होता हूँ वो सारी चीजें, लेकिन आई हेट यू, आई हेट यू अंकल, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। इतना बोल भी उस बैग को वो सभी चीजों को वहीं छोड़कर अपने कमरे में ना गुस्से के मारे रोता हुआ चला आता है। वांग जी एक डीप साइह लेते हुए कहता है कि सारे कपड़े पैक कर दो। फिर सभी चीजें पैक कर दी था। उसके बाद वांग जी उस बैग को लेता है, मैंने कहता है मैं अभी आया। वांग जी जब वहां आता है तो विंग ने रूम लॉक कर लिया हुआ था। वांग जी डोर पे टक 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 करते हुए कहता है बाबा आइंग, ओपन द डोर बेबी। पर विंग डोर ओपन नहीं कर रहा था। वांग जी कहता है अगर तुमने डोर ओपन नहीं किया लेटर किटन तो मैं फ्रेशर्स पार्टी में नहीं आऊंगा। विंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता है कि उसका खड़ूस अंकल सीम ऐसे ही करेगा, दैट्स व्हाई फटक से डोर ओपन करते हुए सुबक रहा होता है। वांग जी उसके बालों को पाट पाट करते हुए कहता है छोटे बच्चे नहीं हो, इस तरह से रोना बंद करो, ओके ना। और हाँ ड्रेस काफी अच्छी है और मेरा लिटिल किटन सच में एक फेरी एंजल लगने वाला है। इतना बोल वांग जी उस ड्रेस को विंग के हाथों में पकड़ाते हुए कहता है आप फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, ओके ना। विंग जब फ्रेश होकर के नीचे आता है तो देखता है कि वांग जी ने किचन का कमांड लिया हुआ है। हामिन की वांग जी विंग के लिए खाना बना रहा था। विंग पहले तो मुंह बना रहा होता है लेकिन आकर के बैठ जाता है क्योंकि विंग को वांग जी के हाथ की कुकिंग्स ना काफी पसंद है, बहुत ज्यादा, और वो आराम से खा भी लेता है, मतलब दैट्स वाई वो वहां बैठ जाता है। देन कहता है पर अंकल आप सच में आओगे ना। वांग जी कहता है इतना बोल वांग जी वो सारे डिस्क को वहां पे लगाते हुए कहता है एंजॉय करो। विंग कहता है क्रिस का चलेगा है क्या। वांग जी कहता है खाने वक्त ज्यादा बातें नहीं करते हैं। विंग कहता है और इतना बोल करके और वो चुपचाप से खा रहा होता है पर वांग जी को वो देख रहा था। विंग कहता है मुझे आपको किसी से मिलवाना है। वांग जी कहता है कौन है वो। विंग कहता है मेरी पी मॉन्टर, आपको उससे मिलकर खुशी होगी, मेरे सारे परेशानी की जड़ों को दूर करने वाली, मतलब उन्होंने मेरा सारा काम किया है और वो मुझे अच्छे से गाइड भी करती है। और पता है मैंने आर्ट क्लास ज्वाइन कर लिया है, आज ही मैंने फॉर्म सबमिट किया है और वहां पे मैंने दोस्त बनाए हैं, मेरे कुछ पुराने दोस्त वापस आ गए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है अंकल। भांग जी सारी बातें सुन रहा था, उसके कहता है अब तुम बड़े हो गए हो भी, तुम्हें ज्यादा मील लेने की जरूरत है ताकि तुम्हें स्टेमिना कवर अप करने में अच्छा रहे। और हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो और अपनी बॉडी बनाओ। पिंक कहता है नहीं मेरी बॉडी ऐसी ही अच्छी है, मैं सेक्सी दिखता हूँ ना। इतना बहुत वो खाने लगता है पर वांग जी बेचारे के खाना ना गले में ही अटक गया था।
एंड देन वो कहता फिर विंग खा लेने के बाद ऊपर जाता है एंड देन अपने कमरे में आकर मैसेज टाइप करना स्टार्ट कर देता है निहिसंग और बाकी ग्रुप्स में लोगों के साथ में। वंगजी जब काम खत्म करके आता है तो विंग के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। वंगजी डोर नॉक करते हुए कहता है, बाबा लिटिल किटन लाइट ऑफ करो और सो जाओ। विंग कहता हाँ 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 मैं सो जाऊंगा। इतना बोलकर विंग सो जाता है। इस रात विंग वांगजी के कमरे में नहीं आया था क्योंकि विंग उन सबसे बात करते करते ही सो गया था। पर वांगजी की जब नींद खुलती है ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे के आसपास, पूरा एक साइड का बेड खाली देखकर वांगजी वो समझ गया था कि विंग नहीं आया है। वांगजी उठ के बैठा हुआ था और उस खाली पड़े बेड को देख रहा था क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक वांगजी के बगल में विंग सोता हुआ आ रहा था। लेकिन आज पहली बार पता नहीं क्यों पर वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था। वो उठता है, विंग के रूम में आता है जहाँ पे विंग का मोबाइल ऑन था और वो सभी चीजें। वांगजी विंग को अच्छे से कवर करते हुए जैसे मोबाइल को देखता है वहां पे निहि सिंह ने लास्ट मैसेज छोड़ा हुआ था, हे वो क्रश वो तुम्हें लाइक करता है, उसका क्रश बन गया हो तुम। ये लाइन ऊपर में ही पॉपअप हो रहा था जिसे वांगजी ने पढ़ लिया था और वांगजी कहता है, विंग कौन है वो जिसे तुम पसंद आ गए हो। हाँ, इतना बोल फोन रख कर कमरे के लाइट्स को ऑफ करते हुए वांगजी गैलरी में आकर के सिगरेट को ऐसे जला करके स्मोक कर रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि भी उसके हाथ से निकलता जा रहा था। वांगजी खुद से कहता है, अब तुम बड़े हो गए हो और मुझे ये समझना चाहिए। इतना बोल वो सिगरेट फिनिश करने के बाद अपने रूम में आकर सो जाता है। अब वही दूसरी तरफ अगले दिन सुबह विंग जल्दी से रेडी होकर के नीचे आता है तो वांगजी भी रेडी होकर के आया हुआ था। विंग फटाक से मुंह में एक डेट का टुकड़ा लेते हुए कहता, अंकल बाय बाय, मुझे लेने के लिए मेरे दोस्त आए हैं तो मैं जा रहा हूँ। वांगजी शॉक था क्योंकि आज विंग ने उसके साथ नाश्ता भी नहीं किया, रात को वो सोने भी नहीं आया था और ये सारी चीजें वांगजी को कहीं ना कहीं अजीब फील करवा रही थी। वांगजी कहता है, पर जूस तो पी के जाओ विंग। पर विंग कहता है, आई एम तो सॉरी, मैं बाद में पी लूंगा, ओके ना। इतना बोल वहां से भाग जाता है जहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स थे। वांगजी जब बाहर भाग कर आता है देखने के लिए तो विंग एक बाइक वाले के पीछे बैठ गया हुआ था और सारे बाइक्स की टोली चली गई हुई थी। वांगजी बस हाथ मलता हुआ विंग को जाते हुए एली से निकल जाता है। वो देख रहा था। उसके जाने के बाद वांगजी वापस आकर नाश्ता करते हुए क्रिस को कॉल लगाकर कहता है, क्रिस विंग के ऊपर स्पाई लगाओ। वांग जी की बात सुनने के बाद क्रिस के तो पैर तले जमीन खिसक गए थे और उसके ऊपर तोते मंडरा रहे थे वे 2-3, ठीक है। और क्रिस कहता है, बच्चा वो बच्चा है। वांग जी कहता है, जितना कहा है उतना करो ना, क्यों सवाल कर रहे हो। क्रिस बोल देता है, ओके सर। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दैट्स व्हाई वो हाँ में सर हिला देता है। इधर विंग फ्रेशर्स वाले पार्टी में के लिए अच्छे से सभी लोग प्रॉप्स बना रहे थे, प्रैम्प्स बना रहे थे और वो सब करने के बाद होर्डिंग लग रही थी, वाइन्स और ग्लास और सभी खाने पीने की चीजें की स्टॉल वगैरह लग रहे थे। पैम्पलेट होर्डिंग्स लग जाने के बाद सब लोग अब रेडी हो रहे थे। विंग कॉल करते हुए कहता, अंकल आप कहाँ रह गए, आप कभी आ रहे हो, आपको पता है कितना टाइम बचा है, बस आधा घंटा, अगर आप नहीं आए ना तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, प्लीज आप जल्दी आओ ना, आप किधर रह गए। जी कहता, विंग सांस ले लो बाबा। कहता, ओके आप आ रहे हो ना, मुझे इतना तो बता दो। हाँ, पंकज कहता है, बस आ गया। कहाँ हो तुम। रिंग कहता है, मैं लोकेशन दे रहा हूँ। इतना बोल रिंग अपना लोकेशन छोड़ देता है। पंकज उस लोकेशन को चेक करते हुए उसके पीछे आ रहा लगता है। नी सिंह और बाकी सब लोग ड्रेस पहन लिए हुए थे, कहते हैं, हे चलो ना हम स्टेज के पीछे चलते हैं। रिंग कहता है, नो मुझे अंकल से मिलना है, तुम लोग जाओ। रिंग कहता है, नी सिंह कहता है, और श्रेयंग भी, हे तुम और तुम्हारा अंकल, हाँ ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी अंकल ही हो, जब देखो तब अंकल 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 अंकल, उस बुढ़े खुसट की बातें क्यों करते रहते हो, स्ट्रिक्ट कोल्ड हार्टेड फेस ब्लड वाला इंसान, बोलता भी है कभी क्या। विंग कहता है, हाँ बोलता है ना। वो कहता है, मुझे तो नहीं लगता, वो स्टोन बीस्ट है, उसके मुंह से आवाज भी नहीं आती, अगर आती होगी तो। हाँ बोलो कैसे बात करना हुआ तो, हाँ हाँ अच्छा वो फाइल वहां रख दो, वो फाइल वहां ले कर आओ, ऐसे बोलता होगा। विंग और बाकी सब लोग हंस रहे होते तभी पीछे से आवाज आती है, भाई साहब सारे लोग मुड़ गए थे पीछे। हालांकि हमारा वांगजी का एज काफी था, आई मीन कि वो अब अभी 36 का होने वाला था, लेकिन वो काफी हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही सब लोग उसे देख ही रह गए थे, इवन लड़कियां भी स्कीमिंग कर रही होती हैं। अश्विन कहता है, ओ तेरी की, तो ये तेरा अंकल है। विंग कहता है, कहता है, ओ गॉड ये कितना ज्यादा हैंडसम है यार, ओह मैं चिल्लाना चाहता हूँ बट मैं चिल्ला नहीं सकता। विंग कहता है, निकल लो वरना अभी तुम्हारी खैर नहीं। सारे लोग वहां से भाग गए थे। विंग वहां आते ही कहता है, अंकल
मुझे लगा नहीं था कि आप आओगे। एक अच्छी सी लाइट विंग और वांगजी के ऊपर पड़ी हुई थी, जहाँ पे वांगजी इनको देख रहा था। इनने व्हाइट कलर के ड्रेस वेयर किए थे, उसके पीछे दो पंख लगाए थे, बालों को अच्छे से स्टाइलिश वे में आगे के और पीछे की तरफ से जेल लगाकर सेट किया हुआ था, जिससे कि वो के पॉप स्टार की तरफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। आई मेकअप के ऊपर ग्लिटर का यूज किया था, नोज और सब पे ब्लशर और मस्करा का अच्छे से कॉम्बो करके लगाया गया था, स्मोकी डार्क आईज और लिप्स लाइट चेरी पिंक कलर के, जिसकी वजह से विंग बवाल लग रहा था, बवाल। वांगजी बस विंग को देख रहा था, न जाने क्यों उसकी निगाहें उसके लिप्स और उसके क्लीवेज पे जाकर टिकी हुई थी। वांगजी उसके कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, तो माय लिटिल किटन आज यंग प्रिंस लग रहा है ना? विंग कहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे लगा आप नहीं आओगे, आपको पता है मैं कब से वेट कर रहा था, मुझे सच्ची लगा आप नहीं आओगे। इतना बोल विंग गले लगा लेता है। वांगजी का दिल दिल से थक से रह गया था, तभी पीछे से आवाज आती है, हे विंग। विंग कहता है, हे जाड़ा 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 कम 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 है। ये मेरे अंकल है, मीट माय अंकल मिस्टर लान वांगजी। जाड़ा लान वांगजी को देखते ही देखते रह गई थी। जाड़ा जो कि एक गोल्ड डिगर गर्ल थी, वांगजी जो कि एक रिचेस्ट पर्सन था, उसके बारे में पूरी मीडिया में बातें आए दिन होती रहती थी, पर एक कंपनी के सीईओ से मिलना मतलब लगभग नामुमकिन ही होता है ना। तो वो उसे मिलती है और कहती है, हाय मिस्टर लैन। वांगजी उसे हैंडशेक कर लेता और कहता है, तो तुम ही जा रहा हो?" कहता, विंग कहता है, आप दोनों बातें करो, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। इतना बोल विंग वहां से चला जाता है। चारा कहती है, नाइस टू मीट यू। वांगजी उसे देखता है, जहाँ पे चारा उसके हैंड्स के ऊपर ना हैंड रब कर रही होती है। वांगजी अपने हैंड को हटा लेता और कहता है, चारा कहती है, मैं आपके काम आ सकती हूँ सर? तो वांगजी कहता है, देखते हैं। फिर इतना बोल उसे वीआईपी सेक्शन एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ पे वो जाके बैठ जाता है। बाकी और भी लोग आए हुए थे, इधर विंग और ये सब लोग आए हुए थे। उसके बाद एक एक करके एक्ट होना स्टार्ट होता है, कोई गाना, कोई डांस, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, वो सब हो रहा था। वो सब कुछ हो जाने के बाद खाने पीने का टॉम था। वांग जी विंग को बोल देता है कि ज्यादा ड्रिंक नहीं करने के लिए, और वो क्रिस के साथ घर आ जाए। विंग हाँ में सर हिला देता है, देन वांग जी वहां से चला जाता है। पहले क्रिस वांग जी को छोड़ता है घर, उसके बाद वो विंग को लेने वापस आता है। इधर प्रॉम नाइट के होने की वजह से वो सब लोग डांस वांस कर रहे थे, खूब सारा मस्ती वगैरह करके ड्रिंक कर चुका था। विंग टल्ली होकर के वो बाहर आता है, किसी कहता है, खक्का मुझे घर छोड़ दो ना प्लीज। तो क्रिस कहता है, हाँ हाँ बाबा चलो चलो। वो कार में बैठते ही एकदम उल्टियां करना स्टार्ट कर देता। क्रिस कहता है, पापा, कहता है, पॉलिथीन जल्दी जल्दी जल्दी। और वो पॉलिथीन में उल्टी कर करके डस्टबिन वाली जगह पे रुक रुक के डस्टबिन में फेंकते जा रहा था। घर आते आते बेचारे ने जितना खाया पिया था सारा निकाल दिया था, और वो बेहोश हुआ पड़ा था। क्रिस उसे गोद में जब लेकर आ रहा था, तो वांगजी कहता है, इसे क्या हुआ है? और फटक से उसके गोद से ले लेता है। क्रिस कहता है, सर इसने ओवर ड्रिंक कर लिया है। वांगजी कहता है, नाउ गेट आउट। क्योंकि वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्रिस कैसे उसे कैरी कर सकता है। क्रिस को समझ नहीं आया, हमारे सर को ऐसे जल भुगड़ा बन के आदि मानव क्यों बन गया है फटक से। फिर जो हमारा केस था वो डोर बंद करके वहां से चला जाता है। वांगजी विंग को लेकर अपने बेडरूम में आता है, उसके कपड़े को खोल देता है, आई मीन की शर्ट के बटन को ओनली खोलता है, सॉक्स और जूते उतार देता है। उसके बाद वो टॉवल लाने जाता है। विंग की ना ऐसे ना ऊपर वाले बॉडी को शर्ट का बटन खोला हुआ था, बस वो उसके एडम एप्पल और उसके साथ चेस्ट एरिया और उसके साथ बेली बटन, इन सबको ना वो साफ कर रहा होता है। वांगजी जब ये सब कुछ कर रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ फितूर चल रहा था, कुछ डिजायर्स, जो कि न जाने क्यों उसकी बॉडी को देखने के साथ ही वांगजी के अंदर एक अलग सा तूफान चल रहा था। ऐसा नहीं था कि वांगजी को पता नहीं था कि विंग उसे किस करता है, रात को सोते वक्त या फिर उठते वक्त या कभी भी। पर वांगजी को अभी तक ये पता नहीं था कि विंग उसके साथ रात को क्या करता है अलग से कारनामे, क्योंकि फर्स्ट नींद में होने की वजह से विंग ने उसका हमेशा फायदा उठाया था। दैट्स व्हाई वांगजी को ये बात पता नहीं थी, लेकिन आज वांगजी के अंदर अलग सा तूफान मच रहा था। अलग से जज्बात बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे। धीरे धीरे करके विंग अपनी आईज ओपन करता है, जहाँ पे वांगजी उस बकेट को ले जा करके रख दिया हुआ था। एंड देन वो अपने आप को सोचते हुए मिरर में देख रहा होता है। विंग अपने शर्ट को खोल देता है और पैंट को भी खोल देता है, और वो फुल नेकेड था, मतलब फुल ऊपर से नीचे उसने पूरा उतार दिया हुआ था। वो धीरे धीरे बढ़ता है। जब वांगजी को एहसास होता है कि विंग पलट रहा है, विंग उसके पैरों के ऊपर चढ़ते हुए फटक से उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है, अंकल आई लव यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। भंग उसे पकड़ते हुए खुद से दूर करता है, और जब वो विंग को देखता है कहता है, विंग ये क्या हरकत है विंग? विंग कहता है, आई एम सो सॉरी,
पर मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ बहुत बुरी तरीके से। मैंने खुद को 3-4 सालों से रोक के रखा है। मैं उस तरह से नहीं जीना चाहता। मुझे मुझे चाहिए अभी आप इतना बोल विंग ना ज़बरदस्ती उसके नेक में ना अपने हाथ फँसा कर किस करने लगा था। वंग जी पूरी कोशिश करते हुए उसके हाथ हटा रहा था। ऐसा नहीं था कि वंग जी पावरफुल नहीं था। एक्चुअली में विंग उसके झपटा मारते हुए लिप्स को कैच करके खींचते हुए किस कर रहा था। दूसरी तरफ वंग जी अपनी पावर लगा के हैंड से ये कर रहा था ना, तो किस और हैंड के बीच में ना मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया था। जिसकी वजह से विंग कंटिन्यू किस करते हुए शर्ट को सीधा ऐसे तीर देता है क्योंकि उन्होंने नाइट शर्ट वेयर किया हुआ था और उसके चेस्ट को मुंह में लेकर तक करना स्टार्ट कर देता है। जब ऐसा फील होता है वंग जी लाउड माउंट करते हुए कहता है, विंग क्या कर रहे हो? वंग जी कहता है, विंग कहता है बस एक बार प्लीज आई वांट इट अंकल प्लीज प्लीज क्योंकि क्योंकि मैं चाहता हूँ। भंग जी विंग को बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन विंग कुछ नहीं सुनता। वो भंग जी को सीधे नीचे पटकता है। वो बेड पे भी नहीं है, वो नीचे है, ठीक है। सीधे नीचे कारपेट पे पटकता है और उसके ऊपर बैठ गया हुआ था और खुद को रब करना उसके दोनों चेस्ट के ऊपर हाथ रख करके उसे थंब से ऐसे थला रहा था और उसके ऊपर ऐसे ही पैंट के ऊपर से खुद को रब कर रहा था। वंग जी क्रॉल करते उसका हैंड को हटा रहा था लेकिन विंग कहता है प्लीज अंकल प्लीज आई वांट इट प्लीज। वंग जी कहता है विंग ये पागलपन करना बंद करो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, हटो मेरे ऊपर से। विंग कहता है आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी अंकल प्लीज आई एम रियली सॉरी। अब वो इतना बोलकर भंग जी के जो मतलब उसके हाथ से वो उसको पकड़े हुए था ना विंग अपने टाई को, जो कि वांग जी ने जब खोला उसने जब खोला था तो शर्ट को खोल कर उधर फेंक दिया था। विंग फटक से ना वो टाई लेता है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। पहले उसके एक हाथ को बांधता है, दूसरे हाथ को बांधने तो वांग जी कहता है क्या रहे हो तुम? और वो मेज से ना वांग जी के हैंड को ना मेज से बांध देता है। वांग जी ना पूरा छटपटाते हुए कहता विंग ये गलत कर रहे हो। विंग कहता है आई एम सो सॉरी अंकल पर मैं ये चाहता हूँ प्लीज आई एम सो सॉरी पर मैं खुद को नहीं रोक सकता। हाँ जी गुर्राते हुए कहता विंग मेरा हाथ खोलो अभी के अभी। विंग कहता है प्लीज प्लीज थोड़ा सा दर्द होगा आपको, इतना बोल विंग अपने पैंट को पॉकेट से कुछ निकालता है। निकालने के साथ ही उसे वो कपड़े पे लगाता है। लगाने के साथ पहले वो सिर्फ करता है, फिर वो विंग ना वांग जी के लिप्स पे जबरदस्ती डालकर उसका मुंह बंद कर देता है। वांग जी इससे पहले कुछ बोल पाता वो पूरा उसके मुंह के अंदर चला गया था। वो ले लेने के बाद वांग जी धीरे से कहता है ये क्या था? विंग कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज पर, पर मैं ये चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि कल कल से आप मुझे हिट करने वाले हैं पर I'm सॉरी रियली सॉरी। मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर सकता प्लीज। उसके बाद जैसे जैसे व्यंग जी को नशा आना स्टार्ट होता है विंग धीरे धीरे करके उसके नाइट पैंट को हटा देता है। सब कुछ हटाने के बाद अपने आप को कनेक्ट करता है। विंग को लिटरली फर्स्ट टाइम होने की वजह से ब्लड आ रहे थे। वो फिर भी उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए 5 मिनट तक पूरे पसीने से तरबतर होते हुए खुद को इन करता है। हम जी उसे बार बार उस बेहोशी की हालत में अनकॉन्शियसली बोल रहा था भी मत करो ये बुरा है और तुम नहीं सह पाओगे भी। भी पर विंग खुद को विंग वंग जी के ऊपर झोंक देता है और खुद को उसके ऊपर बैठ के राइड कर रहा था। 1 बार 2 बार 3 बार वो पूरा बेहोश था, बिल्कुल होश में नहीं था वांग जी। वहीं दूसरी तरफ विंग उसको ब्लड बहुत आ रहे थे, बहुत ज्यादा। वो जान रहा था कि वो क्या कर रहा है लेकिन दूसरी बार ब्लड थोड़े मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि बंद हो गया था, पर थर्ड टाइम वांग जी के साथ वो खुद को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था और इस बार वो पागलों की तरह पूरी बॉडी को उसको टच करते हुए खुद को सेटिस्फाइड करना स्टार्ट करता है। ऐसी हालत हो गई थी उस कारपेट की, मतलब पूरा मसला पड़ा था, अजीब सा सिचुएशन हो रखा था। ब्लडिंग के साथ में वो सभी चीजें करते हुए विंग उसके ऊपर लेन हो जाता है और विंग भी बेहोश हो गया था क्योंकि विंग ने भी थोड़ा सा डोज लिया हुआ था, दैट्स व्हाई। सुबह के टाइम पे जब विंग की नींद खुलती है और वांगजी वहां पे लेटा हुआ था, विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो हालत देखने के साथ ही उसे बहुत डर लग गया था। वो धीरे धीरे करके वांगजी के हैंड्स खोल देता है और उसके ऊपर वो ना बेड से कंबल खींच कर रख देता है, अपने सारे कपड़े को समेटता है और अपने रूम में भाग जाता है। बाथटब में गर्म पानी फिल करते हुए उसमें बैठते ही चीख पड़ता है। उसकी चीख मतलब उसके कमरे में ना गूंज गई थी। इवन अगर वांगजी जागा होता तो शायद वांगजी को भी पता चलता कि विंग कितना जोर से चिल्लाया। वांगजी उस पानी में बैठते ही ना लिटरली करा रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था क्योंकि उसे इतना पेन हो रहा था, इतना ज्यादा लहर दे रहा था। पर वो रोते हुए उस पानी के अंदर खुद को डाल देता है, पूरा पानी के अंदर, जब तक तब तक कि सांसें उसकी ना उखड़ने न लगे। और वो बाहर आते ही कहता है आई हेट माई सेल्फ,
अरे तो बोलने के साथ विंग ना अपने आप को 2-3 थप्पड़ लगा लेता है और कहता है, ओ वो मुझसे कभी वो बात नहीं करेंगी, पर पर मुझे उन्हें बताना है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। लिटरली वो मेरे अंकल नहीं है, उन्होंने मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। आई एम सो सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। मैं मैं आई एम सो सॉरी, प्लीज अंकल, प्लीज। इतना बोलते हुए विंग ना 2 घंटे 3 घंटे उस गर्म पानी में बैठा था, जब तक उसकी बॉडी सूट नहीं हो जाती। वो सब कुछ होने के बाद वो बाहर आता है। अब ब्लीडिंग को रोकना था उसे, दैट्स व्हाई वो थोड़े से कपड़े यूज करता है। इसके बाद कपड़े वगैरह पहन करके वो नीचे आता है, जहाँ पे वांग जी गुस्से के मारे पाद गाउन में नीचे आके बैठा हुआ था, और वो विंग का ना पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा था। विंग आते ही कहता है, अंकल आई एम सॉरी, पर वांग जी क्रॉकरी वहां पे रखा हुआ पास सब कुछ उठाकर फेंक देकर कहता है, सॉरी का क्या करूं मैं, अचार डालूं मैं? तुम्हारे सॉरी का अचार डालूं मैं? क्या किया तुमने कल रात को भी? हाँ, क्या किया? इतना बोलने के साथ ही वांग जी ना विंग का गला दबाए हुए था। ठीक है था, मैं आपको पसंद करता हूँ। नहीं, मैं आपको प्यार करता हूँ, प्लीज 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 मुझे अपना लीजिए। वांग जी सीधे विंग को थ्रो करता है सीढ़ी पे, जिससे कि उसके माथे पे चोट लग गया था। पर वांग जी को फिलहाल से ये परवाह नहीं थी। वांग जी का गुस्सा परवान चढ़ा हुआ था। क्रिस भी आ चुका था उसे लेने के लिए, लेकिन वो भी डर के मारे साइड खड़ा हो गया था। वांग जी खींचते हुए विंग को सोफे पे लाकर फेंकते हुए कहता है, कल रात को जो तुमने हरकत की है ना क्रिस, पेरिस की टिकट बुक करो और इसे पेरिस सेंड करो। कहता नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे नहीं जाना। जी कहता है, आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना भी। एक बात और कान खोल कर सुन लो, अंकल ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी, इसलिए नहीं कि बड़ा होकर के तुम मेरे साथ ऐसी। अरे तब बोलते बोलते वंशी चुप हो जाता है। विंकी, अंकल मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरे अंकल नहीं हो। अंकल अंकल अंकिरण ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे डैड से ली थी, और उन्होंने आपके हवाले कर दिया मुझे। आप और, और आपके साथ रहते रहते मुझे आपसे कब प्यार हो गया मुझे नहीं पता। मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, और आप मेरे साथ इतना जाति कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी, कम से कम मेरे प्यार के लिए। वांग जी विंग को ना खींच के उठाकर कहता है, तुम्हारी उम्र में प्यार नहीं होता है, ये ओनली फॉर बॉडी का अट्रैक्शन होता है। प्यार का मतलब पता है तुम्हें? प्यार में लोग इंतजार करते करते मर जाते हैं, और फिर भी वो कभी एक नहीं होते। प्यार बहुत ही ज्यादा खास और पवित्र होता है। विंग कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपका इंतजार करूंगा अपने प्यार को पवित्र बनाने के लिए। हो सकता है कि मेरा प्यार अट्रैक्शन हो सकता है कि ये कुछ और भी हो सकता है कि ये गलत हो। हाँ, मैंने गलत किया आपके साथ कल रात को, पर मैं मैं बचपन से आपको प्यार करता आ रहा हूँ। मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। जब जब से होश संभाला मैंने आपको देखा, आपके साथ रातें बिताई, दिन बिताया, समय बिताया, आपके साथ रहा, हर सुख दुख अच्छा बुरा अनुभव किया, और आपकी आदत हो गई, आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पसंद आते कोई और लड़के लड़कियां, मुझे नहीं दोस्त बनाना किसी को, मुझे नहीं जाना किसी और के साथ, मुझे मुझे बस प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा अंकल, प्लीज मुझे मुझे नहीं जाना पेरिस, मुझे यही रहना है। मैं घर के किसी कोने में पड़ा रहूंगा, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, पर मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे ऐसे नहीं जाना। भांग जी क्रिस से कहता है, इसे अभी के अभी मेरी नजरों से दूर करो क्रिस, मुझे नहीं पता इसे कैसे लेके जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पर क्रिस उसके हाथ में नीडल्स थे, वो विंग को बेहोश करता है। सिर्फ 6 सेकंड में ही वो बेहोश हो जाता है, और फिर उसे गोद में उठाकर लेके जा रहा था। वंग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और वो उसे कार में डालता है, वहां से उसे फ्लाइट जेट में डालता है, और उसे पेरिस शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके लिए पहले से ही वांग जी ने क्रिस को बोल दिया था अरेंज कर देने के लिए, जहाँ पे 2 BHK का अपार्टमेंट और उसका नया घर, नया ठिकाना, जहाँ पे उसे रह के पढ़ना था, आगे की पढ़ाई करनी थी। विंग वो
पेरिस के लिए रवाना हो चुका था। इधर वांगजी गुस्से के मारे आकर के स्टडी रूम का फाइल, टेबल लैंप, सोफा, ग्लास वॉल सब कुछ एक एक करके तोड़ चुका था, इतना बुरी तरीके से। वह सब कुछ करने के बाद वांगजी नीचे घुटनों पर बैठा हुआ था और चिल्लाते हुए कहता है, क्यों, आखिरकार क्या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भी? मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। क्यों, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भी? पर वांगजी का गुस्सा जायज था। विंग का प्यार भी शायद सही था, पर तरीका बहुत गलत था। उसे इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बिना किसी के मर्जी के किसी के करीब जाना। सच में एक आत्मग्लानि की फीलिंग तो देती ही है, अपने अपने रूह से नफरत तक हो जाती है। और ये काम विंग ने वांगजी के साथ किया था। ऐसा नहीं था कि वांगजी को खुद अपने आप से घृणा हो रही थी, विंग को भी बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपनी हाथे मजबूर हो चुका था। मे भी शायद कभी कभी हमारे लाइफ में डाउनफॉल आते हैं हमें मजबूत करने के लिए। मे बी शायद कोई ऐसा लेसन जो हम शायद पीछे छोड़ आते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें वो सीखना होता है। और डेस्टिनी वो हाथ पकड़ा कर पहले काम करवाती है, और अगर कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो घसीट कर करवाती है। शायद यही होना था इनके साथ। विंग को जब होश आता है तो पूरे 3 दिन हो चुके थे उस अपार्टमेंट में। जब उसकी नींद खुलती है और जब वो टाइम जोन और सभी चीजें चेक करता है तो वो शौक था, क्योंकि वो पेरिस में था। विंग वहां नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा था। उसके पास एक कार्ड था और वो उस कार्ड के साथ कुछ भी कर सकता था। उसके कुछ कपड़े थे। विंग वो अपार्टमेंट को छोड़कर चला जाता है। वो वहां से निकलता है, उस अपार्टमेंट के जितने भी लीज वगैरह थे वो सब कुछ वैसे ही छोड़ देता है। उसके पास उसे एक फोन भी दिया गया था बैग में। विंग उस फोन को भी वहीं छोड़ देता है। अब हालांकि वो पेरिस से बाहर नहीं आ सकता था, दैट्स वाई वो उस टाउन को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाता है और वहां पर जाकर के अपनी दुनिया बसाना स्टार्ट करता है। वहां पे जाकर के वो एक छोटा सा घर खरीदता है और वहां पे वो रहता है। और उसके बाद फिलहाल से उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन हाँ उसका पैशन था पेंटिंग करना। दैट्स वाई वो स्ट्रीट पर जा करके पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। इधर वांगजी वो रोज अपने कमरे में विंग को मिस करने लगा था, अपने आप से नफरत करने लगा था। हर जब भी उसे विंग की याद आती वो विंग के रूम में जाता, लेकिन जब भी उसे याद आता कि विंग ने क्या किया था उसके साथ, वो उस कमरे से भागा था। उस कमरे को उसने हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिया था। वो अपने कमरे में रहता और उसने अपने आप को काम में झोंक दिया। हालांकि उसके दिमाग से विंग की छवि और वो सारी चीजें निकालना इतना आसान भी नहीं था, पर वांगजी ने खुद को काम में डुबा दिया था बुरी तरीके से। जब अंकल किरण पूछते कि विंग कैसा है तो वांगजी बता देता कि वो ठीक है, कॉलेज गया है, लाइब्रेरी में है, तो मूवी देखने गया है दोस्तों के साथ। ऐसा बोल करके वो अपने आप को बस सेटिस्फाइड करता है कि विंग ने गलत किया है, विंग ने गलत किया है, विंग को ऐसा नहीं करना चाहिए, विंग गलत है, गलत है, गलत है। वांगजी को नफरत करने की एक वजह चाहिए थी और वो जानबूझकर खुद से कहता रहता था कि विंग ने गलत किया है और उसे नफरत करनी है उससे। इस तरीके से इन दोनों का सफर यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 मंथ बीत चुके थे और विंग के पास थोड़े बहुत पैसे थे। उस छोटे से टाइनी से घर में रहते हुए विंग ने बहुत सारे आर्ट्स बना रखे थे। धीरे धीरे उसने सामान इकट्ठा किया और फिर से नया नया चीजें बनाना स्टार्ट किया। वो सब बनाते हुए वो बेचना शुरू कर देता है। विंग जब आज सुबह सोकर उठता है तो 1.5 मंथ हो चुके थे। अचानक से उसे वॉमिट जैसा फील होता है। वो जब वॉमिट कर रहा होता है तो वो वॉमिट करते करते बेहोश हो जाता है। अब जो कि रोज उसके घर पे दूध देने के लिए आता था एक लेडीज, वो जब देखता है कि डोर ओपन नहीं हो रहा है तो वो नॉक करती है। फिर वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है तो पता चलता है कि विंग अंदर बेहोश है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है एंड देन वहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। विंग खुश हो या नाराज हो जाए उसे नहीं समझ में आ रहा था। उसे कभी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम एक बेबी मिलेगा। विंग को आइडिया ही नहीं था मैंने प्रेगनेंसी के बारे में, वो नहीं जानता था। डॉक्टर से उसने पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है एज अ मैन होने के नाते, पर डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी किसी के बूम्स होते हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल है, और आपके पास 2 बूम्स है तो आप ये कर सकते हैं। विंग को पूरा साइंस समझाया जाता है और बेचारा हमारा विंग एज यूजुअली देखा जाए तो वो
उसकी बॉडी स्ट्रक्चर एज अ लड़की की तरह थी। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती थी तब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के वांग जी के साथ फर्स्ट सीन में वो कारनामे करता था। पर उसे नहीं आइडिया था कि अगर सच में उसने फिजिकल कांटेक्ट बनाया तो वो रियलिटी में बेबी को बर्थ दे सकता है। एज अ बॉडी लड़कियों जैसे बॉडी पार्टिकल्स होने की वजह से। दैट्स व्हाई विंग एक दिन के बाद वहां से डिस्चार्ज होकर घर आता है। अब उसे अपने लिए नहीं, उस छोटे से बेबी के लिए जीना था। विंग टमी पे हाथ रखते हुए कहता, बेबी क्या करूं मैं आपका? आपके साथ खुद को जान दे दूं, फांसी लगा लूं, या मर जाऊं, या फिर आपको इस दुनिया में लेकर आऊं? आपको पता है ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आपको पता है आपको पापा का प्यार नहीं मिलेगा, आपको बस मेरा प्यार मिलेगा, क्योंकि अंकल हमें नहीं चाहते और अंकल बाद में आपको भी नहीं चाहेंगे बेबी। वो हम दोनों को छोड़ दिए हैं। विंग गुस्से के मारे मूड स्विंग होने की वजह से जो ब्लैक कार्ड वांग जी ने उसे दिया था यूज करने के लिए, वो सारे ब्लैक कार्ड को काट देता है। उसके पास हालांकि 3 थे। वो सारे ब्लैक कार्ड को काटने के बाद डस्टबिन में फेंक देता है। विंग उसे फिर से स्टार्ट करना था, वो उस जगह को छोड़कर जा भी नहीं सकता था। विंग ने फैसला लिया, उसने कहा, बेबी हम आपके साथ अपनी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे आप और हम होने वाले हैं। नेहा नाम, नेहा जज्बात, सब कुछ। विंग ने अपना नाम मोशान कर लिया और वो उस जगह पे रह के पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाता, हालांकि सुबह और शाम उसे वॉमिट आती थी पर दोपहर में वो खाना खा पाता था। फिर स्ट्रीट पर बैठकर पेंटिंग करने लगा। नॉर्मली 3 मंथ हो चुके थे। अब इधर वांग जी जब क्रिस से पूछता है कि क्या विंग को पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 मंथ से अकाउंट से पैसे नहीं जा रहे हैं, क्रिस आकर कहता, सर आपको आई थिंक से ये डिटेल चेक करनी चाहिए। वांग जी ने जब वो डिटेल चेक किया तो विंग जब से गया है तब से उसमें से 1 रुपया भी उसने खर्च नहीं किया। हंग जी खड़ा होते कहता है, ये क्या बात हुई? हाँ, वो पैसे खर्च नहीं कर रहा है तो फिर सर्वाइव कैसे कर रहा है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? किस कहता, सर हम पता लगा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हंग जी कहता, मुझे अभी जानना है, भेजो किसी को वहां पे। क्रिस वहां पे जो 2 लोगों को उस अपार्टमेंट में लगाया हुआ था, वो लोग कहते, सर एक्चुअली में उस कमरे से कोई आता ही नहीं है। तो फिर किस कहता, अंदर जाकर देखो। जब पता चलता है तो रूम रेंटर ने उस कमरे में किसी और को ठहरा दिया हुआ था। अरविंद का सारा सामान वगैरह वो उसने खुद रख लिया था। अब उन दोनों से 2-3 4 थप्पड़ मार खाने के बाद वो कहता है, सर वो तो जिस दिन आए थे उसके अगले दिन ही यहाँ से चले गए। फिर वो बात वो क्रिस को बता देता है। क्रिस कहता, सर बैड न्यूज है। जी कहता, क्या है? क्रिस कहता, सर जिस दिन हमने उन्हें छोड़ा था उसके 2 दिन बाद ही विंग सर वहां से कहीं चले गए हैं। उन्होंने फोन और कुछ ट्रैकिंग डिवाइस जो कुछ भी था वो सबको छोड़ दिया। उन्होंने बस अपने साथ कुछ कपड़े लिए और चले गए। जी कहता है, और ब्लैक कार्ड कभी यूज हुआ या नहीं कहीं पे भी? फिर कहता है, नो सर, वो कभी यूज ही नहीं किए। जी एक हाथ मारता है टेबल पर, कहता है, अगर कार्ड यूज नहीं हुए तो वो फिर कैसे जिंदा है? हाँ। जी कहता है, मुझे अभी पेरिस जाना है। तो क्रिस कहता है, सर आई एम सो सॉरी, हमारे प्रोजेक्ट है वो भी 5 मंथ के, हम नहीं जा सकते हैं, हम 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जा सकते हैं। जी दांत पीसते हुए कहता है, मुझे उसके बारे में जानना है, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, पर मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। किस कहता, सर मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं सारी डिटेल्स लेकर आऊंगा, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। भंग जी गुस्से के मारे कहता है, अगर मुझे नहीं मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रिस हाँ में सर हिलाते वहां से चला जाता है। भंग जी अपनी आईज बंद करते हुए कहता है, क्रिस विंग आखिरकार चाहते क्या हो? क्यों क्यों नहीं अपनी जिंदगी सीधे से गुजार रहे हो? बताओ मुझे। इतना बोलते हुए वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल और सीचन फ्रांस में अपने सारे बिजनेस को अच्छे से सेटल कर लेने के बाद वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम विंग और खुद यहाँ क्यों नहीं रहते? कुछ दिन वेकेशन मनाने के लिए अच्छा लगेगा। तो वांग जी कहता है, काका मुझे 5 मंथ का प्रोजेक्ट मिला है, मुझे वो कंप्लीट करना है, उसके बाद हम जरूर आएंगे। इसमें सीचन उसे कहते हैं, तो विंग को भेज दो, विंग हमारे साथ रह लेगा कुछ दिन तो उसका मन लग जाएगा और वो बिजनेस भी सीख लेगा, तुम्हारे काम में हाथ भी बटा लेगा। वांग जी कहता है, वो वो अमेरिका गया है पढ़ने के लिए, मैं आपको बताना भूल गया। वो 2 साल की पढ़ाई के लिए गया है। सीजन कहते, अरे तो इसमें हकलाने वाली कौन सी बात है, ये तो अच्छी बात है, वैसे भी बाहर पढ़ेगा, उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, कन्वर्सेशन अच्छा होगा और ब्रांच अच्छे से संभाल पाएगा। हाँ जी कहता है, मुझे मीटिंग में जाना है। किस तो सीजन कहते हैं, हाँ 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 ठीक है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझे नंबर दो, ओके ना? हाँ जी कहता है, हाँ
हाँ नंबर, हाँ हाँ मैं देता हूँ। इतना बोल वो कॉल कट करते हुए फोन फेंक देता है गुस्से के मारे। क्रिस कॉफी लेकर आ रहा था तो बेचारे के सर फूटते फूटते बजा था उस फोन से। वो कॉफी रखते हुए कहता, सर आप चिंता मत कीजिए, हमें एक दिन का ट्रैक टाइम दीजिए, हम आपको बताते हैं। वंजी कहता, जल्दी जल्दी करो, जल्दी, मुझे जानना है कि वो कहाँ है। क्रिस कहता, ओके। वहीं दूसरी तरफ भी जब वो सारी पेंटिंग्स बना रहा होता है, एक आर्ट एग्जीबिशन वाला 3-4 दिनों से विंग को ऑब्जॉर्व कर रहा था। वो वहां आते ही कहता है, तुम्हारी पेंटिंग काफी कमाल की है, कितने में बेचोगे? वंग जी, सॉरी, विंग उसे देखता और कहता है, आपको कैसी पेंटिंग बनानी है? तो वो बोलता है, मुझे ऐसी ऐसी पेंटिंग बनानी है। विंग उसके कहे अनुसार पेंटिंग बना देता और उसे दिखाता है। वो आर्टिस्ट उस पेंटिंग को लेते हुए कहता है, इसकी कितनी कीमत है? विंग कहता है, 1 मिलियन। वंग तो विंग की बात सुनने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें आर्ट और आर्टिस्ट की अच्छी नॉलेज है ना? विंग कहता है, इसके बदले में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या? मैं आपको 3 दिन से अब जॉब कर रहा हूँ। वो कहता है, क्यों नहीं, वैसे तुम प्रेग्नेंट हो, रेयर है, पर प्रेगनेंसी में क्या तुम कर पाओगे? विंग कहता है, कमरे में बैठकर अपने दर्द को उकेरना ही तो है, क्या मुझे पार्टनर बनाएंगे? वो हाँ में सर हिला देता है, हालांकि वो भी नए आर्ट को ढूंढ रहा था, दैट्स व्हाई। विंग के कुछ अच्छी पेंटिंग को सेलेक्ट करते हुए उसे सीधा 3 मिलियन का चेक काट कर देता है। विंग उस चेक को अपने नए अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए अपने लिए पहले तो एक अच्छा सा अपार्टमेंट लेता है और एक ही रूम को अच्छे से डेकोर करता है अपने और अपने बेबी के लिए। सारा चीज़ एक रूम को खाली रखता है जहाँ पे वो पेंटिंग वगैरह बना सके। वो आर्टिस्ट उसके लिए अलग अलग कलर फॉर्म और सभी चीजें मुहैया कराते हुए कहता है, तो आज से हम पार्टनर है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। मिस्टर जॉशवा बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छे लेवल के थे। उसके बाद विंग उसके साथ काम करना स्टार्ट करता है। 6 मंथ हो चुके थे और विंग का बेली बम्प दिख रहा था। विंग को कहीं भी अपने रूम से जाने की जरूरत नहीं थी। मिस्टर जॉसवा अपने असिस्टेंट को भेजकर विंग के लिए खाना पीना दवाई सभी चीजें भिजवाते थे। आर्ट वाले फॉर्म में कलर या पेंटिंग या कार्डबोर्ड या कुछ भी कम पड़ता था तो वो सभी चीजें उसे मुहैया करा देते थे। विंग वहां से लाइव अपनी आर्ट को देखता था, वो सभी चीजों को देखता था। इस तरीके से दिन बीत रहे थे। बांगजी क्रिस को बोला था तो ट्रैक करने के लिए, लेकिन विंग उस शहर को छोड़ चुका था। पेरिस में भी बहुत सारे शहर है ना, छोटे छोटे, जैसे इंडिया में होते हैं मुंबई इंदौर मध्य प्रदेश, ऐसे जैसे स्टेट वाइज वहां पे भी थे। क्रिस को पता लगाने में 2 मंथ लग गए, लेकिन वो अभी तक नाकाम था। वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, खका मुझसे रोज विंग का नंबर मांगते हैं, क्या कहूँ मैं? तो क्रिस कहता है, आई एम सो सॉरी सर, बट हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वो कहता है, आज लगता है मुझे उन्हें सब सच बताना ही होगा। इतना बोलकर वो सीजन को कॉल लगाते हैं, जहाँ पे सीजन कहता है, हे तुम्हें पता है विंग ने मुझसे बात की, तुमसे मैं नंबर मांग रहा था लेकिन तुम नहीं दे रहे थे, लेकिन आज विंग ने मुझे कॉल किया था सुबह में। हंग जी कहता है, क्या सच में? कहता है, अर्चना बोलकर उसे बताता है, वो काफी अच्छा है और हेल्दी भी है, मैंने उसे देखा, वो थोड़ा चबी हो गया है पर क्यूट दिखता है। और तो और उसका कपड़ा भी काफी अच्छा लग रहा था, वाइब्रेंट लुक दे रहा था और वो काफी खूबसूरत भी लग रहा था। तुम्हें पता है तुम उसे लास्ट टाइम मिलने कब गए थे? वो थोड़ा सैड लग रहा था, उसे कुछ हुआ है क्या? वांगजी वांगजी कहता, पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा होगा गगा। कहता, वो तो है, वो उसने बस मुझसे 5 मिनट बात की। कहता, ठीक है। वो कहता है, एक्चुअली में ओके। तो सचिन कहता है, हाँ। तो वांगजी कहता है, क्या क्या मुझे वो तो सचिन कहते, क्या बात है वांगजी? वांगजी कहता है, नथिंग गगा, कुछ नहीं। इतना बोल वो कॉल कट कर देता और कहता है, गगा के कॉल डिटेल्स निकालो। फिर कहता, सर पर ये तो गलत है ना। वांगजी कहता है, तो क्या करूं मैं? क्या करूं? सही करने के चक्कर में क्या करूं मैं? वो बेवकूफ लड़का न जाने कहाँ छिपके बैठा है और मुझसे कांटेक्ट करने के बजाय सबसे बात कर रहा है। अब इधर जो हमारा क्रिस था, ना चाहते हुए भी थोड़े गलत हथकंडे अपनाते हुए वो सीजन का कॉलर निकाल करके उसे दे देता है, जहाँ पे वो जब विंग का सुबह वाला नंबर देखता है उस पर कॉल करता है और विंग ने उसके नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया हुआ था। वंग जी अपना पूरा ईडी चोटी का जोर लगाते हुए कॉल लगाता है, नहीं लग रहा था। क्रिस के नंबर से लगाता है, वो भी नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग को ना वांगजी और क्रिस दोनों का नंबर अच्छे से याद थे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग था ना, वो पेंटिंग बना रहा था, उसके हार्ट ना बहुत अटैक हो रहे थे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो समझ गया था। विंग जिसका 8वां मंथ चल रहा होता है, वो अपनी टमी पे हाथ रखता है, ब्रश को नीचे रखते हुए सोफे पे आकर बैठ जाता, कहता, बेबी पता नहीं क्यों पर आज अजीब लग रहा है, मेरे पैर भी थोड़े फूले फूले से हैं और तुम ज्यादा किक कर रहे हो, अगर ऐसे करोगे तो मम्मा काम कैसे करेगी? विंग अपनी बीवी से बात करते हुए कहता है, मुझे अंकल की याद आती है,
क्या वो अभी मुझसे नफरत करते होंगे? 8 मंथ हो गए हैं बेबी। क्या उन्हें मेरी याद आती होगी? क्या वो मुझसे बात करना चाहेंगे? क्या वो मुझे कभी देखना भी चाहेंगे? क्या वो हम दोनों को कभी अपनाएंगे बेबी? मुझे मुझे घर वापस जाना है। मुझे उनके पास जाना है। मुझे उन्हें बताना है कि मेरी मेरी पेंटिंग ना गैलरी में लग गई है, और 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 सब पसंद करते हैं, उसे अच्छे दाम पे खरीदते हैं। मुझे पार्टनरशिप भी मिला है। मेरे पास बहुत पैसे हैं बेबी, पर पर मुझे मुझे अंकल चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बेबी, वो मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस अपना हक लिया था। माना कि मैंने गलत तरीका अपनाया, बट अगर मैं उनसे सामने से जाके कहता कि बेबी, कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ, मैं चाहता कि वो मुझे महसूस करे, तो क्या वो करते? ऐसा करने पे उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या वैसा करने पे वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालते? मैं उन्हें कैसे समझाता कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ? उन्होंने कहा कि इस उम्र में अट्रैक्शन होता है, पर देखो ना, मैं मूव ऑन नहीं कर पाया। मैं मैं अभी भी यही पे फंसा हुआ हूँ। मैं अभी भी यही पे हूँ बेबी। मैं मैं अपनी अपनी जज्बात को कैसे बताऊँ उन्हें? कैसे बताऊँ? ऐसा लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कि मैं 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 उन्हें रोज याद करता हूँ। मुझे उनके पास जाना है। मुझे उनके बाहों में सर रख कर सोना है। बोलते बोलते काफी थक गया था। वो सोफे से नीचे उतरकर धीरे से उस सोफे पे से ऐसे ना लेट जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कहता है, पता है बेबी, प्रेगनेंसी बहुत अजीब चीजें होती हैं। लड़कियां सच में बहुत ब्रेव होती है। उनका जब मूड स्विंग्स चलता होगा तो कैसा लगता होगा? मेरा भी चल रहा है। देखो ना, मेरे जज्बात बाहर आ रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से भाग के चाइना वापस जाऊं, उन्हें गले लगाऊं, उनके हाथों को अपनी टमी पे रख के बोलूं कि देखो ना, ये हमारा बेबी है, ये हमारा बेबी है, प्लीज इसे महसूस कीजिए। लेकिन लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकता। मैं मैं उन्हें नहीं बता सकता। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मुझे और आपको नहीं जानते। उन्होंने कहा कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी नहीं देखना चाहते। मुझे 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 माफ कर देना। मैंने मैंने आपके साथ गलत किया। मैंने उनके साथ गलत किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। ऐसी तपस्या और ऐसे प्यार किस काम के, जहाँ पे आप आत्मग्लानि से बढ़ के मर जाओ। hate myself, hate myself, hate myself. I really hate myself. इस रिश्ते की बुनियाद जो कि गलत हो, वो कभी सक्सेस नहीं होती। क्या वो कभी मुझे अपनाएंगे? मेरा प्यार हमेशा उनका इंतजार ही करता रह जाएगा। ये बोलते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी, जो कि उसके नंबर पे ट्राई कर रहा था, हालांकि फ्लैश लाइट तो ऑन हो रही थी, वो एक स्टाफ के नंबर से कॉल मिला रहा था एज ए एम्प्लॉय नंबर, बट विंग फोन चेकआउट नहीं करता है। जब उसके असिस्टेंट, आई मीन कि वो जो मिस्टर जॉशवा थे, उसकी जो असिस्टेंट जब उस रूम में दाखिल होती है, विंग बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखते हुए अचानक से वो एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है और विंग को हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। अब हालांकि 8 मंथ पूरे हो चुके थे और 9 मंथ आया भी नहीं था, लेकिन विंग इतना ज्यादा स्ट्रेस ले चुका था, इतना ओवरलोड की बेबी पहले ही प्री बर्थ करानी पड़ रही थी। विंग को सीधे ऑपरेशन थिएटर लिया जाता है, जहाँ पे उसके पल्स वगैरह चेक करने के बाद काफी गंभीर हालत में उसे बताया जाता है कि इनका अभी ऑपरेशन करके बेबी निकालना होगा, वरना हम दोनों को नहीं बचा सकते।
इतना बोलने के साथ ही उसके असिस्टेंट मिस्टर जोसवा को कॉल करके बोलते, सर आपको यहाँ आना चाहिए। अब इन दोनों के अलावा कोई और नहीं जानता था विंग को। दैट्स व्हाई मिस्टर जोसवा आते ही अपने असिस्टेंट से पूछते क्या बात हो गया है। उसकी असिस्टेंट बताती है कि विंग का प्री बर्थ होने वाला है बेबी का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसके बॉडी में ब्लड ही नहीं है, पानी भी नहीं है, और साथ में स्ट्रेस काफी ले चुका है। मिस्टर जोसवा एज अ गार्जियन होने के नाते सारा फिल फॉर्म कर देते हैं एंड देन डॉक्टर परमिशन लेकर अंदर चले जाते हैं। वही वांग जी, उसका दिल बैठा जा रहा था। वो आते ही वांग जी क्रिस के कैबिन में और सारा सामान नीचे फेंक दिया गया था। क्रिस, मैंने कहा था कि मुझे विंग से बात करनी है, वो मेरा नंबर नहीं उठा रहा, वो तुम्हारा नंबर नहीं उठा रहा, वो किसी और का नंबर क्यों नहीं उठा रहा है? पापा उससे बात करते हैं ना, फिर वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा? वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? क्रिस, जो कि इतने टाइम से सब कुछ सुनते हुए आ रहा था, वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया है। माना कि उस बच्चे ने गलत किया था आपके साथ, हाँ, आपकी प्राइड को तोड़ दिया ना, क्योंकि आपको उसके ऊपर राइड करने की जगह पे उसने आपके ऊपर राइड किया। दैट्स व्हाई आपने उसे यहाँ से इतना दूर भेज दिया है। वो आपसे नफरत नहीं करेगा तो क्या आपकी आरती उतारेगा? हम जी को सदमा लग रहा था बहुत जोर का। क्रिस कहता है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, मेरा मुंह तोड़ने का मन कर रहा है। नो, नहीं, आप मुझे फायर कर सकते हैं, मेरे हाथ पैर तुड़वा सकते हैं, शौक से तुड़वाइए, लेकिन आप भी ये अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से आपने उसे यहाँ से बाहर किया है, वो क्या कोई और भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा? सो इतना बोल विंग क्रिस अपना सारा सामान उठाकर डेस्क पे रख रहा था। वांग जी वापस से हाथ पटकते हुए कहता है, पर मुझे उसे देखना है भी। क्रिस कहता है, किस हक से देखना है आपको? जब आपने उसे यहाँ से निकाल दिया था तो आपने ही कहा था कि अपनी शकल कभी मत दिखाना। आपको लगता है कि वो दिखाएंगे? वो भी आपके तरह ही जिद्दी है सर। हाँ, भूल जाइए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। भूल जाइए कि कोई आपकी लाइफ में वी इंग करके था, वो आपको कभी नहीं मिलेगा, और अगर मुझे पता भी चला तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। इतना बोल क्रिस वांग जी को ऐसे कंधे से ना धक्का मारते हुए वहां से निकल जाता, क्योंकि क्रिस भी ये सब देख देख के झेल झेल के ना परेशान हो रखा था। वांग जी अपने बाल नोचते हुए चीख रहा था उस कैबिन में। क्रिस अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, आई एम सो सॉरी, बट अगर आपको मुझे निकालना है या मारना है तो मार सकते हैं, मैं भी थक गया हूँ। एक तरफ जहां आप खुद को कोल्ड बताते हैं, आपको उसकी परवाह नहीं है, वहां 24 घंटे में 24,000 बार उसके बारे में बात करते हैं। बात अरे ना बोलते हुए क्रिस गुस्से में ना ऊपर आकर लात घूसा बरसा रहा होता है। लेकिन हालात बद से बदतर थे। आज वांग जी, जिसका दिल बहुत तेजी के साथ बैठा जा रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन हाँ, वो तो रहा था ना, कुछ तो परिवर्तन हो रहा था, नया सा जीवन में आ रहा था। पूरे 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद विंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। हर विंग बेहोश था। मिस्टर जोसवा उस बेबी को गोद में लेते हैं और कहते, वाह, ये तो अपनी मम्मा की तरफ ब्यूटीफुल है। तो वो कहती, अरे मम्मा क्यों बोल रहे? कहता, तो मम्मा डैडा बोलूं? कोई एक ही प्रोनाउंस कर सकता है, या तो मम्मा या फिर डैडा। उसके असिस्टेंट कहती है, वो उसके लिए मम्मा और डैडा दोनों है सर। मिस्टर जोसवा कहते हैं, इस छोटे से बच्चे की लाइफ कितनी ज्यादा मिजरेबल है, बताओ मुझे। इस लाइफ में बच्चे हुकअप्स करते रहते हैं और पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं किसके बेबी को कैरी किए हुए हैं। हर इसके लिए इतना मशक्कत कर रहा है वो। वैसे मानना पड़ेगा, काफी मेहनती है। इतना बोल बेबी की वो लोग देखभाल कर रहे होते हैं। इधर विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, बेबी को वेंटिलेशन कर दिया जाता है। मिस्टर जोसवा चले जाते हैं, वो असिस्टेंट वहां रुक जाती है विंग के देखभाल के लिए, क्योंकि बेबी को देख करके उसे अच्छा फील हो रहा था। अब वो उसके पास आता है और उसे देखता है। अगले दिन सुबह जब विंग की नींद खुलती है, सामने में मिस लायला को देखते कहता है, मिस लायला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस लायला कहती है, हाँ, मिस्टर जोसवा तो अभी आए नहीं है, बेबी वेंटिलेशन किया गया है, और तुम कैसे हो? विंग अपने टबी पे हाथ रखते हुए उठने की कोशिश करता है, तो मिस लायला कहती है, तुम नहीं उठ सकते विंग, हम बेबी को लेकर आ रहे हैं, ओके ना? थोड़ी देर बाद मिस लायला के हाथ में बेबी था। विंग के हाथ में जाते ही विंग रोते हुए कहता, गॉड, ये मेरा बच्चा है। आह, सच में ये मेरा बच्चा है। हाँ, ये मेरी तरह नहीं, ये अंकल की तरह नहीं, नहीं नहीं, इसकी आंखें नहीं, इसकी नोज, ये मेरा है ना? तो मिस लैला कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम बहुत मुश्किल से बचे हो, और अगर इस तरह से रोगे तो तुम्हारी नसें फट जाएंगी, तुम मर जाओगे। फिर बेबी के टेक केयर करने के लिए मुझे रखना पड़ेगा, किसी आया को। ये तो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा, हाँ, मैं नहीं रहूंगा, हाँ। इतना बोलकर बेबी को वो किस करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि मिस लैला की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर जोसवा भी उससे मिलने आते कहते हैं, तो बेबी बॉय, तुमने बेबी को जन्म दे ही दिया, तुम्हें 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसके बाद काम पे वापस लगना है।
विंग कहता है जी शुक्रिया। फिर वो लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर डॉक्टर उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं और मिस्टर जोशुआ और मिस लॉलिता बेबी का और साथ में विंग का केयर कर रहे होते हैं। विंग ने फाइनली अपने इस छोटे से नन्ही से बेबी को जन्म दे ही दिया हुआ था। इधर वांग जी, जो कि उस दिन के बाद कैबिन में जाके अपने आप को लॉक करता है, ना वो बेंसन वापस गया था, ना वो रात को सोता था, क्योंकि वो जब भी सोता था तो विंग उसे हॉन्ट करता था। एक्चुअली में जब वो सोता था तो वांग जी ना सोते सोते उठ जाता था और विंग बोलकर चिल्ला पड़ता था। हर क्रिस भी गुस्से के मारे बस अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा था। आई मीन की कॉफी लाकर पटकना, ट्रस्ट के लिए चेंज करने के लिए बोलना, अगर वांग जी हाँ बोलता तो ठीक है, नहीं बोलता तो छोड़ के चला जाता। मतलब ऐसे जब मन मुटाव टाप से खाने के लिए बोलता तो वांग जी कभी हाँ बोलता कभी नहीं। वांग जी क्रिस से बात करने की अच्छे से कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिस को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था, दैट्स वो भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। हरी बात वांग जी कहीं ना कहीं समझ रहा था। 10 दिन बाद इधर वांग जी को वापस से अपने प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद फ्रांस के लिए निकलना था। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा विंग था ना, उसे एक प्रोजेक्ट मिला था। मिस्टर जोशुआ आते हुए कहते, हे हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है और हमें फ्रांस जाना है। आई एम सॉरी टू से मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि 10 दिन की बेबी के साथ क्या तुम ट्रैवल कर लोगे? एक्चुअली में हमने इतना कमाया है कि हम खुद का प्राइवेट जेट कर सकते हैं। विंग पहले तो हिचकिचा रहा होता, लेकिन मिस्टर जोशुआ कहती हम साथ में एक डॉक्टर और नर्स को भी ले चलते हैं बेबी के टेक केयर के लिए। विंग कहता है क्या ये करना जरूरी है? मिस्टर जोशुआ कहते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफर मिला है, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारी लाइफ सेटल है विंग, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। विंग कहता है ठीक है। विंग का अच्छे से पूरा चेकअप हो जाने के बाद, बेबी का पूरा प्री प्लान सारा चीज ले लेने के बाद, डॉक्टर से वो बोल करके एक नर्स और एक डॉक्टर को वो हायर करता है। एंड देन सब लोग वापस से फ्रांस के लिए निकल गए थे। इधर वांगजी भी फ्रांस के लिए निकल गया था, इधर विंग भी फ्रांस के लिए निकल गया हुआ था। दूसरे दिन जब वो लोग फ्रांस पहुंचते हैं तो मिस्टर जॉसवा मिस लॉलिता ने 5 स्टार होटल बुक करा हुआ था। डॉक्टर और उसकी नर्स को एक कमरे में और मिस लॉलिता एक में, और वो मिस लॉलिता के साथ विंग भी था और मिस्टर जॉसवा एक कमरे में थे। लॉलिता कहती है जाओ जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे बेबी को दो एंड उसके बाद मैं बेबी को टेक केयर कर लेती हूँ। तो बेबी को वो कपड़े वगैरह चेंज करके और फीडिंग वीडिंग करा करके डब्बे वाला वो सब कुछ करके बेबी को सुला देती। फिर विंग जब नहा करके आ जाता है तो ललिता कहती है मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम अपना काम करना स्टार्ट करो। विंग कहता है कि ये सच में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कहता है एक्चुअली ये सारे एग्जीबिशन के साथ मैं अपनी कुछ पुरानी यादें भी डालूं। तो कहता ठीक है तुम डाल सकते हो, तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम 3 दिन में जितना हो सके तुम कर लोगे ना? कहता अब मिस ललिता ने और मिस्टर जोसवा ने विंग के कुछ पुराने पिक्चर्स को पहले ट्रांसपोर्ट से मंगवाया था, वो था। एक दो कार्डबोर्ड को उसने बना के रखा था स्केच आर्ट के तौर पे, वो था। वो सब कुछ वो एग्जीबिशन में लगाने की तैयारी कर रहे थे। विंग अपनी डायरी में से एक पेज निकालता है, जिसे देखते हुए वो कहता है मिस ललिता मुझे एक पेपर, एक पेन चाहिए, मुझे बस पेंसिल आर्ट करना है और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है, ग्रीस ऑयल वो भी। मिस ललिता वो दोनों चीज लाकर उसे दे देती है। विंग एक बड़ा सा कार्डबोर्ड के ऊपर वही पिक्चर बनाता है जब विंग ने पहली बार वांगजी के लिए कुछ फील किया था। सोते हुए वांगजी का पिक्चर, जहाँ पे वांगजी सो रहा था, लेकिन विंग इस बार इसे चेंज करता है। अब हालांकि इसमें वांगजी जो हमारा सूट वूट में था, लेकिन विंग ना उस पिक्चर को हिस्टोरिकल डिजाइन करता है। आई मीन की एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो हमारा वांगजी है ना आराम से सोने वाले मुद्रा में लेटा हुआ है। नीचे वहां पे एक छोटे से एज का बच्चा जो कि विंग ही था, वो पूरा का पूरा पिक्चर ना हिस्टोरिकल बना रहा है। शकल उसने बिल्कुल अपनी जैसी ही बनाई थी और वो काले लिबास में था, और जो ऊपर सो रहा था वो उजले लिबास में था। आसपास का पूरा वातावरण अच्छा था। वो लड़का अपनी बहुत ही मंद और प्यार भरी नजरों के साथ में ऊपर सोते हुए व्यक्ति को देख रहा था, और उस लड़के के गोद में एक छोटा बेबी भी था। और वो सारा एक स्केच बना लेने के बाद विंग कहता है फाइनली मैंने अपने सपनों को पूरा कर लिया अंकल। हालांकि ये पिक्चर मॉडर्न में काफी अच्छी लगती, लेकिन मैं पूरी दुनिया को बस अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ, पर मैं मॉडर्न नहीं बना सकता, मैं हिस्टोरिकल बनाया हूँ। ऐसा बोलकर वहां पे वो अपना साइन कर देता बोचियान, सिर्फ डब्लू करता है और कुछ नहीं, ठीक है। जब मिस्टर जोसा उस कमरे में आते कहते ओ माय गॉड ये क्या बवाल बनाया है विंग। विंग कहता है ये बवाल नहीं है सर, ये मेरा प्यार है। कहता ओ तो क्या ये इसका फादर है? विंग सैंटी हो जाता है, कहता है कहता है ठीक है हम इसे फ्रंट में लगाने वाले हैं, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? विंग कहता है "हम्म,
मिस्टर जोशवा कहते हैं ओके डन। फिर इतना बोलकर उस कार्ड को उठा लिया जाता है। मिस ललिता कहती है अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, बेबी को हम फीड करवा देते ओके ना। विंग जाकर के आराम से लेट जाता है और बेबी को दूध पिलाने के बाद उसके बगल में रख दिया जाता है। अब बाकी का सारा काम ये लोग देखने वाले थे। इधर विंग बेबी को टैपिंग करते हुए कहता है क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे? वैसे हम फ्रांस में हैं, मैं तुम्हें लेकर बाहर नहीं जा सकता क्योंकि क्योंकि तुम बस 10 दिन के हो। बट मैं मैं बड़े अंकल से और अंकल किरान से मिलना चाहता हूँ पापा। हे, तुम जानते हो वो यहाँ रहते हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ बट नहीं मिल सकता। इतना बोल वो कहता है कोई नहीं चलो सो जाते हैं" और इतना बोलकर वो सो जाता है। अब इधर मिस्टर जोसवा और ललिता वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब विंग बेबी रो रहा होता है तो नर्स जो थी वो आकर के उसको छुप कुक करा देती है, फिर उसे बोलती है इसे फीड कराओ। अब हालांकि विंग को आता तो नहीं था पर वो फिर भी करा देता है। फिर वो खा रहा होता है तो नर्स उसको बेबी को देख रहे होते हैं और सब करने के बाद विंग को और बेबी को दवाई देने के बाद वहां से चली जाती है अपने रूम में। अब इधर विंग आराम से सोया हुआ था लेकिन उसे अचानक से सपना आता है कि जैसे दरवाजा खुला और सामने वांगजी खड़ा है। उसके पास भागकर आते ही वांगजी ने उसे गले लगाया। जब उसकी आंखें खुलती है तो रात के 2 बज रहे थे। विंग कहता है ये किस तरह का सपना है और आप मेरे सपने में क्या कर रहे हैं अंकल? वहीं दूसरी तरफ वांगजी वो भी फ्रांस की धरती पे पैर रख चुका था। आते उसे लेने के लिए सीजन के बॉडीगार्ड आए हुए थे। वो लोग मैंसन आता है तो अंकल किरण कहते हैं तुम अकेले आए हो, विंग कहाँ है? हमसे झूठ बोलते हुए कहता है एक्चुअली मैं वो अभी तक नहीं लौटा है तो आपको भी पता है गोगो। तो सीजन कहते हैं हाँ सही कहा, वो अभी तक लौटा नहीं है पर पिछले 1 मंथ से उसे बात नहीं हुई है। क्या तुमने उसे डांटा? वंग जी कहता है एक्चुअली में वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आना चाहता था, दैट्स व्हाई उसे मैंने मना किया तो वो नाराज हो गया मुझसे। सीजन कहते हैं कोई बात नहीं, वो उसे जब समझ में आ जाएगी तो वो समझ जाएगा कि वो उसके भले के लिए था। फिर वो लोग सभी चीजें थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करते हैं जहाँ पे सीजन ने मेंगिया नाम से लड़के के से शादी कर ली थी जो कि वो वहीं पे मिला था उसे। तो वो उससे शादी करके उसके साथ अपनी लाइफ अच्छे से सेटल कर चुका था। वांगजी जब मिंगिया को देखता है तो उसे विंग की याद आ रही थी क्योंकि मिंगिया एचा विंग की तरह ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सीजन कहते हैं क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है कुछ नहीं"। सीजन कहते हैं क्या तुम्हें विंग की याद आ रही है? वांगजी कहता है हाँ। सीजन कहते हैं कोई बात नहीं, जब वो वापस आ जाएगा वो तो फिर तुम्हारे साथ ही रहेगा ना। वैसे तुम आप बताओ 37 साल के होने वाले हो, शादी कब करने वाले हो तुम? जी कहता है मैंने सोचा नहीं है। अंकल किरण कहते हैं मेरी तरह लाइफ टाइम कुंवारे रहने वाले हो क्या? इतना बोलकर हंसने लगकर कहते हैं वैसे भी थोड़ा सा उदास लग रहा था, तुम उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो क्या? क्या मैंने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी देकर गलत किया? हंग जी कहता है मैं रेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज। इतना बोल को अपने कमरे में चला जाता है। अंकल किरण सीजन से कहते हैं इसे क्या हुआ, इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? सीजन कहते हैं वो ट्रैवल करके आया है शायद अंकल, दैट्स व्हाई। फिर उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन अंकल कहते हैं हमें एक एग्जीबिशन आर्ट से निमंत्रण आया है तो हमें जाना होगा, वहां पे दुनिया के ढेर सारे एग्जीबिशन आर्टिस्ट आए हुए हैं तो चलो हमें देखना है। अपना चाहते हुए भी क्रिस वांगजी और बाकी सब लोग उस एग्जीबिशन आर्ट गैलरी के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे विंग अभी भी अपने होटल्स में ही था। बेबी को सब कुछ रेडी करने के बाद मिस ललिता कहती है क्या तुम आना चाहोगे? विंग कहता है अगर मेरा कोई भी पेंडिंग सेलेक्ट हो गया तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं पक्का आऊंगा। हम्म वो बेबी को लेकर कहता ठीक है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मिस्टर जोसवा कहते हैं पक्का हमारा सिलेक्ट हो ही जाएगा और विंग कहता बेस्ट ऑफ लक। मिस जो वो नर्स थी ना वो बेबी को चेकआउट करने के बाद वो भी वहां से चली जाती है। विंग बेबी को सुला देने के बाद एक ऐसे पेंटिंग कर रहा होता है फोन बगल में रख करके ताकि उसे पता चले कि कॉल वेल तो नहीं आ रही है ना। अब इधर आर्ट गैलरी में अंकल किरण सीजन मेंग और वांगजी क्रेज सब आ गए हुए थे, लेके करके सारे पेंटिंग्स को देख रहे थे। अचानक से वांगजी एक पेंटिंग के सामने जाके रुक गया था और ये वही पेंटिंग था जिसे विंग ने हाँ हाँ फ्रांस में आने के बाद बनाया था, जहाँ पे वांग जी उस पेड़ के ऊपर सो रहा था और विंग नीचे खड़ा था, उसके गोद में बेबी था। वांग जी उस पेंटिंग को बहुत गौर से देख रहा होता है और साथ में उस साइन को भी। तो सीजन आते हुए कहते क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है ये वो। तो सीजन कहते अब ये मत कहना कि उस पेड़ पे लेटा हुआ इंसान तुम हो सकता है किसी ने तुम्हारी मैगजीन में पिक्चर वगैरह देखी हो और उसे इमेजिन करता हुआ हिस्टोरिकल बना दिया हो। पर वांगजी उस सोने को पोजीशन को कैसे भूल सकता है क्योंकि वांगजी ने विंग के कॉपी में अपनी ड्राइंग देखी हुई थी। दैट्स व्हाई कहता है नो,
मैं वो फिर कहता है मैं अभी आया। सीजन कहते हैं इसे क्या हो गया? फिर वो उस गैलरी में पूछना स्टार्ट कर देता है कि इस जो आर्टिस्ट है उसका मतलब मैनेजर कौन है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट आते नहीं थे, वो भिजवाए जाते थे या फिर इसका मैनेजिंग करने वाली टीम आती थी। दैट्स व्हाई मिस्टर जॉसवा आते हुए कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्या आपको ये पेंटिंग लेनी है जो आप इस पेंटिंग के आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं? वंग जी कहता है हाँ, कहाँ मिलेगा वो? कहता आई एम सो सॉरी, इसे जिसने भी बनाया है वो बेचना नहीं चाहता, उसके लिए एक बेशकीमती खजाना है। वंग जी कहता है पर मुझे उसे मिलना है। मिस्टर जोसवा कहते हैं आई एम सो सॉरी सर, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग है, ऑर्डर्स और भी है। और वो विंग की और भी पेंटिंग्स दिखाता और कहता है आप इनमें से चाहे तो जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं, सब पे कीमत आपका मेरी असिस्टेंट बता देंगी। इतना बोलकर कहती है ललिता यहाँ आ जाओ। ललिता आती है और आते कहते यस सर, मे आई हेल्प यू सर। वांग जी कहता है इस पेंटर से मुझे मिलना है। मिस्टर जॉसवा कहते हैं आई एम सो सॉरी पर आप नहीं मिल सकते। वांग जी कहता है पूरे 10 करोड़ इस पेंटिंग के। मिस ललिता कहती है सर एक्सक्यूज मी पर ये पेंटिंग बिकाऊ नहीं है। वांग जी कहता है 1 मिलियन। मिस्टर जॉसवा कहते हैं आई एम सो सॉरी सर। तभी मिस ललिता कहती है सर आप एक बार उससे बात कर लीजिए ना, क्या पता वो हाँ कर दे। एक पिक्चर के 1 मिलियंस मिल रहा है हमें, बाकी के और भी तो हम ले ही सकते हैं ना सर। एक मिनट, इतना बोलकर वो विंग को कॉल करते कहते हे क्या तुम आ सकते हो? तो कहता है क्या आना पड़ेगा? कहता है हाँ एक्चुअली में एक इंसान है जो इंटरेस्टेड है और वो कुछ चाहता है, तो तुम एक बार बात कर लोगे तो अच्छा रहेगा ना। मिस ललिता की बात सुनकर विंग कहता है आई एम सो सॉरी पर मुझे नहीं बेचना, मैं नहीं आ रहा। मिस ललिता कहती है वो थोड़ा परेशान है, वो तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है तो हम उसे डबल कॉपी भी दे सकते हैं, ओके ना? विंग कहता है ठीक है तो मैं आता हूँ। इतना बोल वो नर्स को बोलती है कि बेबी ले लेने के लिए। फिर वो विंग उस बेबी नर्स के साथ में आती है। पूरे 20 मिनट बाद मिस ललिता कहती है दिस वे, आप यहीं पे रुकिए मैं उसे लेकर आती हूँ। वंग जी ना अभी भी उस पेंटिंग को देख रहा होता है तो सीजन आते हुए कहता है हे क्या हुआ? वंग जी कहता है नथिंग। तभी मिस ललिता आती है नर्स और उस बच्चे के साथ में और आते कहती हे एक्सक्यूज मी मिस्टर। वंग जी उसकी तरफ मुड़कर कहता हाँ, लेकिन पीछे जब विंग को देखता है, विंग अंकल किरण मेंग्या सीचन क्रिस और वांग जी को देखता है, उसके पैर वहीं रुक गए थे। वो वांग जी को देखते ही जम गया था। ललिता कहती है मिलिए मेरे नए पेंटर से। हे वुसियान, ये तुमसे मिलना चाहते हैं। पर विंग जैसे उसे देखता है कहता है नो 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 नो। और इतना बोलते ही वो वहां पे खड़ा था। ललिता कहती वो श्यान, वो श्यान, वो श्यान। हरवांग जी बस उसे देख रहा था पूरे 9वें मंथ में, और वो बस देखता ही रह गया और उसके मुंह से निकलता है विंग। वो उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने को होता है विंग उस नर्स के हाथ से बच्चा लेते हैं, देन वहां से भागना शुरू। अब इधर फैमिली वाले को पता ही नहीं चला कि विंग ने ऐसा क्यों किया। तभी सीजन कहती है वो बेबी लेकर क्यों भागा? मिस ललिता कहती है आपको नहीं पता? सॉरी आई एम सॉरी, एक्चुअली में वो उनका बेबी है, दैट्स व्हाई। वैसे हाँ एक्सक्यूज मी। और बोलता है सर आप यहाँ देखिए मैं देखती हूँ क्या हुआ। और वो भागते कहता वो सियान रुको, वो सियान रुको। वो नर्स भाग रही, मतलब विंग बेबी लेके भाग गया, उसके पीछे नर्स भागी, उसके पीछे वंगजी भागा और उसके पीछे मिस ललिता भाग रही है। क्रिस भी भागता कहता सेट ये गड़बड़ कर देंगे। सीजन भी बाहर भागते कहता वंगजी क्या कर क्या रहे हो? आवाज लगाते हुए बोल रहा था। सब भागा भागी कर रहे होते उधर। रिंग ना बाहर आकर के टैक्सी ढूंढते हुए ऐसे ना हाथ दे रहा होता है कि तभी वंगजी आते हुए ऐसे खींचता है बेबी के साथ में, कहता है कहाँ जा रहे हो? और ये सब क्या है? रिंग जो कि कांप रहा था, उसकी सांसें अटक रही थी क्योंकि उसे स्टिच वगैरह अभी भी ऐसे 10 दिन ही हुए थे ना, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं था। वो ना कांपते कहता लीव मी प्लीज, लीव मी प्लीज, लीव मी प्लीज। नर्स आते कहते हे आप क्या कर रहे हैं? पेशेंट की हालत सही नहीं है, छोड़िए और बेबी दीजिए मुझे, इधर दीजिए। गीता बोलने के साथ ही उसे खींचते हुए जैसे हटने को होता है, उस तरफ पे कार आ रही थी। वांगजी फिर से उसे खींचते हुए गिर जाता है। नर्स बेबी को लेके बचा चुकी थी और वांगजी अपने ऊपर विंग को ले चुका था और विंग उसके ऊपर गिरते ही बेहोश हो गया था। विंग को बैंसन लाया जाता है, साथ में वो बेबी और उस मिस ललिता और बाकी सबको भी आया जाता है। अब इधर विंग बेहोश था, उसको डॉक्टर चेक कर रहे थे, लेकिन वांग जी उस नर्स से कहती है ये बच्चा किसका है? और नर्स मिस ललिता कहती है आप है कौन जो हम आपको बताइए हैं। सीजन कहते हैं एक्सक्यूज मी मैम आप शांत हो जाइए और आप ये बताइए कि आप उसे वोसियान क्यों कह रही हैं? वो विंग है, वो हमारा फैमिली मेंबर है, वो हमारे घर से बिलोंग करता है, वो हमारा है। मिस ललिता कहते ओह आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था, एक्चुअली में पिछले 9 मंथ से हम लोग एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे हैं। मुझे कहता है 9 मंथ? तो हाँ, और ये बेबी भी उनका ही है। जब वो हमें मिले थे तब वो प्रेग्नेंट थे। मुझे कहता क्या कहा? प्रेग्नेंट?
मतलब कि ये बच्चा मेरा है? इतना बोल उस बच्चे की तरफ बढ़ जाता है। बेचारी नर्स उस बच्चे को दबा के रखी हुई थी। मुझे कहता है, मुझे दो। कहती नो, मैं आपको नहीं दे सकती सर। मुझे कहता मैंने कहा मुझे दो। इतना बोल उसे जबरदस्ती उसके हाथ को हटा कर लेता है। बस बेबी को देख रहा होता है जहाँ पे अंकल आते हैं। कहता है पंकजी क्या तुम मुझे बताओगे ये सब क्या है? पंकजी कहता है हाँ बताऊंगा, पर उसे होश में तो आने दीजिए। अंकल कहते हैं पहले मुझे अभी जानना है, क्या पता होश में आने के बाद तुम उसके ऊपर गुस्सा करने वाले हो, चिल्लाने वाले हो, मतलब तुम 9 मंथ से हमसे झूठ बोलते आ रहे हो। बताओ सच क्या है? वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। क्रिस कहता है मैं बताता हूँ। वांग जी कहता है चुप रहो, मुझे विंग से बात करनी है। किस कहता है झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। फिर किस कहता है सर एक्चुअली में विंग सर मिस्टर वांग जी सर को लाइक करते हैं। एक्चुअली में जब जब वो उनका फ्रेशर्स नाइट था और उन्होंने वांग जी सर के साथ में, और वो फिर मतलब हल्का ही बताता है कि थर्ड ड्रग्स दे करके उन्हें नस बेहोश कर दिया और उनके साथ में उन्होंने नाइट स्पेंड किया एंड देन इसके बाद ये सभी चीजें। अगले दिन बंजी सर को जब गुस्सा आया तो गुस्से के मारे उन्होंने उन्हें पेरिस भेज दिया और उस दिन से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विंग सर उनसे बात ही नहीं करना चाहते थे। सीजन आते ही बंजी को एक थप्पड़ जड़ देता और कहता है तो तुम हमसे पिछले 9 मंथ से झूठ बोलते हुए आ रहे हो। बंजी कहता है तो क्या करता मैं? हाँ क्या करता, क्या बताता कि विंग ने क्या किया है? यही बताता आपको। अंकल कहते हैं अब तुम हमें बता देते तो क्या हो जाता। दूसरी बात ये कि तुम उसके अंकल नहीं हो, मैं उसका अंकल हूँ। मैंने तुम्हें उसकी बस जिम्मेदारी सौंपी थी वांग जी। वो अंकल तुम्हें इसलिए बुला था क्योंकि वो मुझे अंकल बुला रहा था। उस छोटे से बच्चे को नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त तो उसे क्या कहना चाहिए। तुमने उसे गगो बोलना क्यों नहीं सिखाया? हाँ वांग जी, सन थार कहता है तो आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने उसे अंकल या गगो बोलना सिखाया? उसने जो किया उसका क्या? सीचन कहते हैं उसके पास उसके मॉम डैड नहीं थे, अंकल ने भी उसे तुम्हें सौंप दिया था। सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरा होगा जब वो तुम्हारे साथ रहना सीख रहा होगा। तुम उसके आसपास थे, तुम उसकी दुनिया थे। वो शायद समझ नहीं पाया चीजों को सही से। मे भी शायद वो उसका अट्रैक्शन हो सकता था, लेकिन तुमने उसे क्या किया? तुमने अपनी दुनिया से निकाल कर उसे बाहर फेंक दिया। तो तुम्हें कभी अपना पाएगा? उसकी आंखों में डर तुमने देखा है बांग जी? क्या किया तुमने? जिस मैटर को हम आराम से सुलझा सकते थे उसे अपने आप से दूर करके उसके दिल में खुद के लिए नफरत पैदा किए हो तुम। सीजन कहता है बट कौ सीजन कहते हैं कि बच्चा इधर दो, मिंग्या इसे संभालो। मिंग्या उस बेबी को ले लिया था और सीजन कहते हैं तुम विंग से और बेबी से नहीं मिल सकते हो। हम जी कहते हैं बट बच्चा मेरा है। अंकल कहते किस हक से? जब तुमने उसे नहीं अपनाया तो अब बच्चा तुम्हारा कैसे हो गया वांग जी? और दूसरी बात ये कि तुम वापस चाइना जा रहे हो विंग, अब यही रहेगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके फादर से मैंने प्रॉमिस किया था, उसकी मॉम को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने एक पागल सनकी के हाथ में उसे दे दिया है। मुझे कहता वाह, उसने मुझे डब दिया, मेरे हाथ बांधे और मेरे साथ ये सभी चीजें किया। मैंने नहीं किया था, उसने किया था। और उसके बाद भी मैं पागल और सनकी? अंकल कहते हैं हाँ, बच्चे इस उम्र में गलतियां करते हैं, लेकिन वाम जी तुम कहाँ थे? तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल कहाँ गई थी? क्या तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ थे? राम जी को शौक लगता है हाँ विंग, हालांकि उसकी एज बस 20 साल थी। और इस एज में एक्चुअली में अफेक्शन और अट्रैक्शन में बच्चों को समझ ही नहीं आता कि वो जिसे देखकर पसंद कर रहे हैं वो सच में उसका लव है या ओनली फॉर बॉडी वाइज देखकर अट्रैक्शन, जो कि 3 महीने में उसका भूत उतर जाता है। पर बच्चे को कौन समझाए? वंग जी को तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि वंग जी उससे बड़ा था और वंग जी को समझ थी इन सभी चीजों की। लेकिन वंग जी ने क्या किया, गुस्से में आकर फैसला किया और विंग को पेरिस भेज दिया। उसके साथ थोड़ी जाती भी की। ये सभी चीजें सोचते हुए वंग जी को बुरा लग रहा था, पर आप पछताए होत क्या जब देर हो गई थी। वंग जी कहता है फिर मुझे उसे देखना है, मैंने उसे देखा भी नहीं है। सीजन कहते जाओ यहाँ से, जिस तरह से तुमने उसे निकाल कर फेंक दिया ना, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। हमारे पास वैसे भी इतने सारे लोग हैं। एक और सही है। वंग जी कहता है बट कौ कहता है कोई गवाह नहीं, ओके ना? तभी डॉक्टर कहते हैं उन्हें होश आ गया है। सब लोग उस तरफ भागते हैं पर सी चैन वांग जी को अंदर नहीं आने देता, वो गेट पे ही रह गया था। बेबी को लेकर के अंकल आते हैं, कहते हैं बाबा क्या आप ठीक हो? पिंक सबको देखकर डर गया था और रोते ही कहता है मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है, ये सब कुछ मैंने किया है। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। अगर आप लोग मुझे नहीं अपनाना चाहते तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं आप सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं
मैं अपने भाईवान के साथ कहीं और चला जाऊंगा। मुझे मुझे बस जाने दीजिए अंकल। मैंने गलती की, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अंकल ने कहा प्यार में लोग इंतजार करते हुए मर जाते हैं। मुझे पता है कि मेरे प्यार में बस इंतजार लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं मैं बस उन्हें पसंद करता हूँ, पर मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ। पर मैंने गलती की है अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने ये सब कुछ मैंने किया। प्लीज उनसे नफरत मत कीजिएगा, प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए। मैं मैं उन मैं उनके साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता अंकल। प्लीज मुझे मुझे यहाँ से जाने दे। मैं अब लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे माफ कर दीजिएगा गॉड। सीचन उसके पास आते ही कहता विंग रोना बंद करो। विंग कहता ये सब कुछ मैंने किया। मैं नशे में था और मैं अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सका। वो सब कुछ सिर्फ मैंने किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। अंकल ने कुछ नहीं किया। अंकल ने कुछ नहीं किया। मुझे 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 आप सजा दीजिए और जो जो बोलेंगे मैं वो सब कुछ करूंगा, पर उन्हें कुछ मत करिएगा प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अंकल किरण कहते हैं तुमने गलती तो की है भी, पर तुमने हम सबसे क्यों छुपाया कि तुम प्रेग्नेंट थे? ये कहता मैं तो मर जाना चाहता था। मैं मर जाना चाहता था, लिटरली मैं मर जाना चाहता था, बट मैं जिंदा रह गया सिर्फ हैवान के लिए। वांगजी जब ये सब सुन रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुसाइड करने की बात कर रहा है। वांगजी अंदर आते ही कहता है क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? हाँ। विंग डर के मारे उसे देखता है, कहता है अंकल आ, आ, आप यहाँ। हम जिसके पास आते ही कहता है तुम मरने वाले थे। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, तुमने मुझे कॉल बैक तक नहीं किया, तुमने सारे लोकेशन बंद कर दिए। क्यों हुई? नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो चुप हो गया था, बस रो रहा था। वांगजी कहता कुछ पूछ रहा हूँ मैं। सीजन कहते हैं चिल्लाना बंद करो वांगजी, वो डरा हुआ है। वांगजी कहता है का ये हम दोनों के बीच का मैटर है। सीजन कहते हैं किस हक से? वांगजी कहता है क्योंकि मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया, तो एज अंकल होने के नाते उसी हक से। अब मुझे बताओ तुमने सारे लोकेशन काट दिए, नंबर ऑफ कर दिया, फोन छोड़ दिया, और कभी कॉल बैक तक क्यों नहीं किया? पिंक कहता है आपने कहा था कि मेरे सामने कभी मत आना, आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मैं मैं बस आपको कमजोर नहीं करना चाहता था। अगर मैं आपसे बात कर लेता तो आप मुझे ढूंढने आ जाते ना, और फिर मैं कमजोर हो जाता। मैंने तो बस आपको और खुद को सेव किया है। और किस हक से मैं आपको बताता कि अपनी गलती का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, और मेरे पास बाबा है। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मैंने आपके साथ गलत किया। मैं खुद को मार देना चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई। मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दीजिए। हम जी इनको गले लगाते हुए उसके बालों को पाट पाट करते हुए कहता है चुप हो जाओ, रोना बंद करो। लिटरली वांगजी सीचेन सभी की आंखों में आंसू थे। पिंक कहता मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं चाहते। मैं मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, पर बाबा को कुछ मत कीजिएगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं आप सबको किसी को परेशान नहीं करूंगा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। फिर मुझे माफ कर दीजिए। मैं मैं खुद को रोक नहीं पाया। हर रात जब मैं आपके पास सोता तो मैं सोचता था कि मैं भूल गया था कि मैं मुझे माफ कर दीजिए अंकल। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इतना बोल विंग रो रहा होता है। वांगजी से कहता है चुप हो जाओ, तुम आराम करो। इतना बोलने के साथ ही विंग को वो लिटा देता है, उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, ओके ना? उसके बाद बेबी को लेकर के वो लोग नीचे आ गए हुए थे। वांग जी हॉल में आके बैठा हुआ था। सीजन कहते तुम जाओ यहाँ से। मुझे कहता मैं नहीं जाऊंगा, और दूसरी बात ये कि मैं विंग को वापस लेकर चाइना जा रहा हूँ। सीजन कहते हैं किस हक से? हाँ। मुझे कहता है मुझे नहीं पता, पर वो मेरे साथ ही जाएगा। अंकल कहते हैं बिना नाम के, बिना बाप के पहचान के विंग तुम्हारे साथ रहेगा। पूरी दुनिया के सामने में तुम उसे क्या दिखाओगे? हाँ बताओ मुझे।
हाँ जी, एकदम सदमे में चला गया हुआ था, कहता अंकल ऐसी बातें मत कीजिए आप प्लीज। सीजन कहते हैं चलो रात हो चुकी है, सब जाकर आराम करो, सुबह बात करते हैं। और इतना बोलकर कहता मिंग आओ, बीबी को विंग के पास रख के आओ, ओके ना। अब इधर मिस ललिता और मिस्टर जॉस वो सभी लोग चले गए हुए थे, वंग जी हॉल में बैठा हुआ था। और इधर जो हमारा अंकल थे वो अपने रूम में चले गए हुए थे। वो सबके जाने के बाद सीजन कहते हैं क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, ये केयर और कंसर्न के अलावा क्या कभी तुमने उसे कभी प्यार किया है। वंग जी कहता है का मैं उसका अंकल हूँ, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं। सीजन कहते हैं अगर वो सोचता है तो क्या करोगे तुम, हाँ। वंग जी के पास कोई शब्द नहीं था और वो कहता है मैं अपनी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ क्योंकि वो बच्चा मेरा है और वो मेरी जिम्मेदारी है। सीचन हंसते हुए कहते हैं जिम्मेदारी, तुम किसी किंगडम के प्रिंस या किंग नहीं हो वांग जी कि तुम जिम्मेदारी लेगो और मुक्त हो जाओगे। जज्बात नाम के चीज होते हैं, तुम उसके साथ रहते आए हो, क्या पता तुम्हें उसकी आदत लगी हो और तुम समझ ना पाए हो। इसे जिम्मेदारी का नाम देना बंद करो और अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज सोचो। इतना बोल सीजन वहां से चले जाते हैं। वांग जी बहुत देर मशक्कत करने के बाद उठता है, विंग के कमरे में आता है, बेबी और विंग को देखते हुए फिर नीचे आकर के और इस जो गेस्ट रूम था जिसमें क्रिस था वहां चला जाता है, जहाँ पे वांग जाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। क्रिस कहता है हाँ मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। अरे तमोल क्रिस एक कोना पकड़ के सो जाता है। वांग जी वहां पे बैठा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विंग उसे पता था कि उसे जब सुबह के या दिन के उजाले में घर से बाहर नहीं जाने दिएगा। दरअसल बेबी को पहले उठाकर दूध पिलाता है, पिला लेने के बाद वो वहां से अपना फोन और बेबी को लेकर के बाहर निकल जाता है। वो रोड पे चल रहा होता है और रोते हुए कहता है इस दुनिया में जब माँ बाप ना होना तो उसका पति उसके साथ होता है तो उसकी दुनिया अच्छी होती है, पर जब आपके पास अपना कोई ना हो कहने के लिए, ना माँ बाप ना पति, तो दुनिया बहुत बुरी हो जाती है बेबी। एक्चुअली में तुम्हारे पापा मेरे अंकल वो हमें कभी नहीं अपनाएंगे। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कब को खुद को खत्म कर चुका होता बेबी, पर चिंता मत करो, मैं मैं तुम्हें अच्छी जीवन दूंगा। इतना बोल विंग बाहर आ गया था टैक्सी लेने के लिए। वहीं वांगजी को जब एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो फटाक से बाहर निकलकर विंग के रूम में जाता है जहाँ विंग नहीं था। वो चिल्लाते हुए कहता विंग विंग विंग। सब लोग जस्ट सोने ही गए थे, दैट्स व्हाई सब बाहर आकर कहते क्या हुआ। वांगजी कहता विंग नहीं है। सारे लोग घर में अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि वहां पे बहुत सारे बटलर्स वगैरह सब थे। वांग जी और क्रिस सब भागकर बाहर आते हैं। भागते हुए जब आते हैं तो देखते हैं कि वो ना टैक्सी में बस बैठने ही वाला था। वांग जी चिल्लाते हुए कहता विंग। हिंग जब उसे देखकर कहता है तो सॉरी अंकल। अंग जी कहता है अगर तुम बैठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रुको वहीं पे। पर विंग उसमें बैठ चुका था। टैक्सी ड्राइवर को बोलता उससे पहले ही वांग जी भाग करके उस टैक्सी के आगे आते हुए टैक्सी को पीटते हुए कहता है चलाना मत और तुम बाहर निकलो अभी के अभी। पर विंग बैठे हुए था, टैक्सी ओपन ही नहीं कर रहा था। वांग जी ना ड्राइवर को बोलता है अभी के अभी कार ओपन करो। बेचारा ड्राइवर डर के मारे कार ओपन करता है, केस उसके सामने में खड़ा था। चलाई भी तू, रुक तू। उधर वांग जी उसको खींच कर बाहर निकालता है बेबी के साथ और कहता है ये क्या पागलपन है, हाँ तुम हर बार ऐसी गलतियां क्यों करते हुए, हाँ। ये कहता है मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे कहता है किसने कहा कि तुम परेशान कर रहे हो हमें, हाँ। ये कहता है आप मुझसे नफरत करते हैं और अगर मैं यहाँ रहा था आप मुझे यहाँ से जाना ले जाएंगे, मुझे पता है वहां जाकर आप मुझे और नफरत करेंगे। मुझे पता है कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते, मुझे पता है कि आप मेरी बेबी को और मुझे देखना भी नहीं चाहते, पर मैं आपकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। मैं उस नफरत में नहीं जी पाऊंगा, मैं रोज घुट घुट के मर जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दीजिए। विंग ना वांग जी के सामने नीचे बैठा हुआ था। वांग जी मतलब सामने था। टैक्सी ड्राइवर वहां से चला जाता है। सब लोग वहां पे आके खड़े हो गए थे। वांग जी नीचे बैठते हुए कहता तो ऐसा कैसे सोच सकते हो भाई कि कि कहता मुझे पता है मैंने आपके साथ गलत किया, पर मैं मैं अपने लिए नफरत देख भी लूं, पर हमारा आशीर्वाद अंकल वो बेकसूर है, वो बेकसूर है और मैं उसके लिए आपकी आंखों में नफरत नहीं देख सकता। मैं उसे कभी बता भी नहीं पाऊंगा कि आप
अब उसके हम जी कहता है, मैं उसका पापा हूँ। हाँ, मैं उसका पापा हूँ और मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, समझे? तो ये अंकल अंकल बोलना बंद करो। नहीं, इतना बोल कर वांग जी उसे गले लगा लेता और कहता है, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, लेकिन हाँ, मैं 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 तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ भी। चलो हम घर चलते हैं, अपना घर। फिर उसे देख रहा होता है, कहता है, बट अब तो मुझे। हाँ जी कहता है, चुप हो जाओ, कोई नफरत नहीं, कुछ नहीं। इन 8 महीनों में मैंने तुम्हें कहानी ढूंढने की कोशिश की, तुमसे कहानी कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हारी आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझसे जैसे कनेक्शन ही काट लिया हो। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, फिर कहता है, क्योंकि आप मुझसे नफरत करते थे ना, तो फिर मैं कैसे करता? मैंने भी आपको बहुत मिस किया अंकल। इतना बोल विंग में फूट फूट कर रोने लगता है। जी कहता, घर चलो, अभी घर चलो भी। कहता, ने मुझे माफ कर दिया, आप मुझे बताएंगे प्लीज, आपने मुझे माफ किया या नहीं? जी कहता है, तुमने ऐसी हरकतें की है कि नफरत हो गई है खुद से, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अब खो नहीं सकता, इसलिए गलती को भूल जाओ वो सब कुछ, एक बुरा हादसा समझ के भूल जाओ। विंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं बहक गया था, मैं अपने होश में नहीं था। वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता, घर चलो। फिर विंग को घर लाया जाता है। अंकल और सीजन सब लोग सदमे में ही पहुंच गए थे। फिर सीजन कहते हैं, हे, ये क्या किया तुमने विंग? विंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस आप लोगों को परेशान होते हुए नहीं देख सकता। ऑलरेडी मेरे डैड के जाने के बाद आप सबने मेरी परवरिश की है, पर लगता है कि जैसे मैं अब सबके लिए पनौती ही हूँ। जब से मैं आया हूँ, तब से सब बर्बाद ही तो हुआ है। अंकल कहते हैं, बच्चे जब आते हैं तो नया सफर लेकर आते हैं, नया भविष्य लेकर आते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में उल्टा हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे नफरत करते हैं। मैंने तुम्हारे मॉम डैड से प्रॉमिस किया था, अपने भाई से, कि मैं अपने दोनों नेफ्यूज का और साथ में तुम्हारा ध्यान रखूंगा। एक्चुअली मैं एक सच बताऊं, एक्चुअली में जब तुम छोटे थे, जब तुम हुए थे ना, तो वंशी तुम्हें पता है तुमने क्या कहा था? कि मैं इसका पूरी लाइफ ख्याल रखूंगा और अपने पास छुपा के रखूंगा, क्योंकि ये बहुत प्रीसियस है। शायद तुम्हें याद नहीं, इसीलिए जब वक्त आया था तो इसे हम अपने साथ फ्रांस लाने की जगह पे हमने तुम्हें सौंपा। मुझे लगा शायद साथ रहोगे तो सच में तुम दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे और समझ जाओगे। हालांकि मैं ये नहीं चाहता था कि तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता बने या पनपे, लेकिन शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था और किस्मत में यही लिखा था। वांग जी, वैसे ना सही वैसे ही सही, अपनी बातों को पूरा करो और उसे अपनाओ, फिर हम लैंड से। इतना बोल वांग जी को कंसोल करते हुए कहते, चलो सब सोने चलते हैं। अब यहाँ का माहौल आगे का वांग जी संभालने वाला था, दैट्स वाई सब लोग चले जाते हैं। विंग रो रहा था। वांग जी उसके पास आ जाता है और उसे हक करते हुए कहता है, कुछ मत कहना, बस बहुत हो गया आज के लिए तमाशा, अब और मैं सुनना नहीं चाहता विंग। इतना बोल वांग जी विंग को लेकर के विंग के कमरे में आता है, जहाँ पे बेबी को सुला देता है और विंग को गले लगाए हुए कहता है, मेरे पास सो जाओ। विंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वांग जी कहता है, सब ठीक है, मैं बेबी का ध्यान रख लूंगा, तुम सो जाओ। ऑलमोस्ट 9 मंथ के बाद वांगजी को और साथ में विंग को एक गहरी नींद आई थी, इतनी गहरी कि वो भूल गया था कि उसके बगल में एक नन्ही सी जान भी है। हालांकि जब सुबह में रोने की आवाज आती है तो सारे फैमिली वाले उस रूम में आ गए थे, लेकिन हमारे वंगसिन की नींद नहीं खुली थी, वो इतनी गहरी थी। तो विंग उठाते हुए कहता है, हाय, ऐसे कौन सोता है वाला? सीचन कहते, सोने दो, आखिरकार 9 मंथ का जुदाई तो है। ये बोलकर बेबी को लेकर वो लोग नीचे आ जाते हैं, उन दोनों को वैसे ही सोते हुए छोड़कर। मेंगा बेबी के लिए दूध गर्म करके उसे पिला रहा होता है और सारे फैमिली वाले ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, आखिरकार ये कब तक सोने वाले हैं? क्रिस की आंखों में आंसू था और खुद से कहता है, फाइनली आपको एहसास तो हुआ, और आप एक तो हो ऐसा। ये बोल करके वो कहता है, एक्चुअली मैं किचन में देख लेता हूँ सर। इतना बोलकर वो किचन तरफ चला जाता है। इधर वांग जी की जब नींद खुलती है तो 10 बज रहे थे। वो विंग को देखता है, बहुत पीसफुली सोता हुआ। वांग जी के दिल में एक अजीब सा सुकून था। हर रात जब वो महसूस करता विंग को अपने बगल में, और जब आंखें खोलती तो विंग नहीं होता, लेकिन आज पहली बार जब आंखें खोलने के बाद उसकी बाहों में विंग लिपटा हुआ था। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है,
शायद मैंने अपने प्रीसियस जेम को खो दिया था। अब वापस लाने का वक्त आ गया है। गलती सबसे होती है, पर अगर गलती को हम पूरी लाइफ पकड़ के रहे तो शायद हम फंस जाएंगे। अगर मैंने तुमसे वादा किया था कि पूरी लाइफ तुम्हें मैं अपने पास छुपा के रखूंगा, तो वक्त आ गया है। विंग, और ये बोलते हुए वांग जी विंग को उठाते हुए कहता, विंग सुबह हो गई है, उठ जाओ। विंग जब आया ओपन करते हुए कहता, बेबी। और वहां नहीं था तो वांग जी कहता है, शायद नीचे ले गए होंगे, तुम फ्रेश हो जाओगे ना। विंग पहले जाता है, फिर वो फ्रेश होकर आता है, फिर वांग जी जाता है और आता है। कपड़े तो थाला के थे नहीं जो बदल सकते थे। दैट्स व्हाई वो दोनों नीचे आते हैं तो सारे फैमिली वाले बेबी के साथ में खेल रहे होते हैं। विंग आकर के चुपचाप बैठा हुआ था। सीजन कहते हैं, वैसे बेबी का नाम क्या है? विंग कहता है, आह्वान। जी कहता है, वाह, काफी खूबसूरत नाम है। और वो बेबी को देख रहा था जो कि बिल्कुल हमारे वंग जी की तरह दिख रहा था, हूबहू बहू। छोटे छोटे आईज, मोटे नाक, चबी चिक्स, और वो सो रहा था। वंग जी विंग और बेबी को देखते हुए कहता है, मेरी दुनिया सच में कंप्लीट हो गई। फिर मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा इंतजार। सच में, क्या प्यार में लोग इंतजार करते हैं? क्या सच में प्यार ऐसा होता है? वंग जी अपने ही जज्बात से लड़ रहा था जहाँ पे क्रिस कहता, सब कॉफी। वंग जी उससे कॉफी लेते हुए कहता, क्रिस आई एम सो सॉरी। क्रिस मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा इट्स ओके। पर वांग जी कॉफी को साइड रखते उसे गले लगाते हुए कहता, मुझे माफ कर दो यारा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं कब का टूट गया होता। क्रिस भी रोते हुए कहता है, आप बहुत बुरे हो सर। और वो दोनों ऐसे एक एक अजीब से क्रीपी वाले स्माइल के साथ में खुश हो रहे होते हैं भाई, मैं बता भी नहीं सकती। सारे फैमिली वाले भी देख रहे होते हैं। उसके बाद सब लोग फिर डाइनिंग एरिया में आते हैं जहाँ पे वांग जी सब विंग को देख रहा होता है। सीजन कहते हैं, फिलहाल से ये यही रहेगा, और अगर तुम्हें यहाँ रहकर जॉब करनी है, आई मीन बिजनेस देखना है तो कर सकते हो। और विंग, वाकई में वो पेंटिंग तुमने बनाई थी? विंग कहता है, मैं पेंटर हूँ और मैं यही काम करता हूँ। तो अंकल कहते हैं, तो ठीक है वांग जी, अपना सारा बिजनेस फ्रांस शिफ्ट करो। वांग जी कहता है, शिफ्ट करने में कुछ तो टाइम लगेगा। अंकल कहते हैं, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें विंग के साथ रहना है तो तुम्हें यहीं रहना होगा, मैं तुम्हें उसके भरोसे चाइना में छोड़ नहीं सकता। पता नहीं तुम बेबी और इसके साथ क्या करो। तो अखिलेश कहते हैं, सर सही कह रहे हो, वैसे मुझे ये जगह काफी अच्छी लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम यहीं शिफ्ट हो जाए। वांग जी कहता है, ठीक है, शिफ्टिंग की तैयारी करो। उसके बाद क्रिस खुश हो जाता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद एक बतलर भाग कर आता है, कहता है, सर मिस्टर जॉसवा आए हैं। विंग कहता है, मुझे उनसे मिलना होगा, एग्जीबिशन का लास्ट डे है आज। वो आते कहता, विंग ये रही तुम्हारी कमाई, और उस पेंटिंग का क्या करे। तो उस पेंटिंग को ऑनर आते हैं, आई मीन वांग जी आते हुए कहता है, वो पेंटिंग घर भिजवा दीजिए। विंग कहता है, क्योंकि उसका असली ऑनर उन्हें खुद डिमांड कर रहे हैं। मिस्टर जॉसवा कहते हैं, ओ माय गॉड, तो ये बेबी के फादर, आई मीन की तुम्हारे, आई मीन की वो कहता है, विंग कहता है, मेरे अंकल। मिस्टर जॉसवा कहते हैं, ओह गॉड, एज गैप वाली लव स्टोरी बहुत कम देखने को मिलती है, आई लाइक इट। मैं कहता, ठीक है। इतना बोलो वहां से जाते कहते, वैसे तुम्हें एक और पेंटिंग बनानी है और उसकी डील 3 करोड़ में फाइनल की है मैंने, मैं तुम्हें डिटेल भेजता हूँ, तुम बना लोगे? विंग कहता, इतना बोलकर वो चले जाते हैं। विंग सबको देख रहा था, कहता है, एक्चुअली में मुझे स्पेस चाहिए। सीजन कहते हैं, या पूरा घर दिखाओ इसे, इसे जो कॉर्नर पसंद है उसे दे दो। हरवंग जी कहता है, का मुझे यहाँ शिफ्टिंग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो सीजन कहते हैं, ऑफ कोर्स, अब हम यही रहने वाले हैं, चाइना हम कभी नहीं जाएंगे। इतना बोल कहता है, चलो तैयारी शुरू कर दो। इधर मींग भी पेंटिंग बना रहा होता है। मींग को बेबी मिल गया था खिलाने के लिए, साथ में वो नर्स जो आई हुई थी वो उसका टेक केयर कर रही थी, क्योंकि वो जब जाती है तो वो सारे लोग, और डॉक्टर भी। इधर विंग पूरा पेंटिंग कंप्लीट करते करते शाम हो गया था। बेबी के पास जब वो आता है तो बेबी सो रही थी, उसे देखते हुए कहता है, पापा फाइनली, मुझे लगा नहीं था कि अंकल हमें अपनाएंगे, पर अपना लिया गया है हमें। कैसा लग रहा है तुम्हें? सोता हुआ बेबी क्रॉल करते हुए ओ वाओ कर रहा होता है। हर उसे लेकर के वाइंग के दिल में एक अजीब सा सुकून था। पेंटिंग पूरी हो गई थी, मिस्टर जॉसवा आकर के उसे लेकर चले गए हुए थे। मिस ललिता कहती है, तो अभी भी मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूं ना सर? विंग कहता, मिस ललिता प्लीज आप मुझसे बड़े हैं, ऐसे बात मत कीजिए। कहती, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, और हाँ तुम्हें छुट्टी मिल रही है 3 दिनों के लिए, पर उसके बाद तुम्हें काम पे लौटना होगा। विंग कहता है, शुक्रिया। उसके बाद वांगजी भी उसे आते हुए कहता है, वाकई में तुम सच में एक अच्छे आर्टिस्ट बन गए हो विंग। विंग कहता है, थैंक यू सो मच अंकल, आई मीन वो। अंकल कहते हैं, हाँ इससे पहले ये दोनों अंकल और नेफ्यू का गेम खेलते रहे, सीजन इसकी शादी करवाओ बस, बहुत हुआ।
इतना बोलने के साथ ही क्रिस कहता सर नेकी और पूछ पूछ मेरे पास पेपर है, इतना बोल पटक देता है पेपर। सारे लोग क्रिस को देख रहे थे, कहते मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, पेन सर प्लीज साइन कीजिए। वांग जी सर शेक करते हुए साइन कर देता है और फिर विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग कहता है थोड़ी जल्दी नहीं हो रही? वांग जी कहता है साइन भी करो, उसका हाथ पकड़ के खुद साइन करवाना स्टार्ट कर देता है और कहता है इससे पहले कि सबका माइंड चेंज हो जाए। किस कहता सर मैं इसे चाइना के कोर्ट में सबमिट करवा दूंगा, दैट डोंट वरी। सब लोग देखते हुए कहते हैं हाँ, फ्रांस में शादी हुई है और चाइना में सबमिट करने वाले कहते हैं एक्चुअली में सर पेपर चाइना से लेके आया था। और सारे फैमिली वाले हंसने लगते हैं और वो कहता है मैं बाय पोस्ट भेज दूंगा सर, डोंट वरी। इतना बोलते हुए वो सब लोग दांत फाड़ने लगे थे। अब सीजन कहते हैं जनरली चलो शादी तो हो गई, अब थोड़ा सा डांस वांस किया जाए। तो कहता ठीक है। सब लोग वाइन शैंपेन के साथ में ऐसे किक आउट करते हुए और डांस वांस कर रहे होते हैं। अंकल कहते हैं अरे इन दोनों को ऊपर जाने दो, और हाँ बच्चे की चिंता मत करना तुम दोनों। और दूसरी बात ये वांग जी थोड़ा तेल वेल लेके जाना, ऐसी ना हो कि तुम्हारी कमर ही टूट जाए। वांग जी भी लाइक अंकल। और सब लोग हंस रहे होते हैं। फिर वांग जी विंग को लेकर ऊपर कमरे की तरफ जाने लगता है तो विंग पलट कर देख रहा होता है जहाँ पे मिंग है। कहता है मैं बेबी का ध्यान रख लूंगा विंग, चिंता मत करो। इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग को लेकर के अंदर आ जाता है। इधर सीजन कहते हैं बुद्धू कहीं का, एक बच्चा संभालने के लिए दिया था, उस बच्चे के साथ ऐसे तैसे करके रख दिया और अभी खुद बुढ़ा बन करके उस बच्चे के साथ रोमांस करता है, क्या ही कर लेगा। तो सीजन कहता है अंकल आपको पता है ना हम लैंस है। अंकल कहते हैं इसी बात का तो खुशी है। अरे तुम बोलते कहता छोड़ो मुझे ये बेबी को दो और तुम लोग भी जाकर एंजॉय करो। उसके बाद वो बेबी को लेकर के उस नर्स के साथ वो गार्डन एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे बेबी के साथ वो नर्स भी थी उसका टेक केयर करने के लिए। और इधर सीजन नहीं है अभी एक दूसरे को किस करते हुए डांस कर रहे होते उधर उधर हमारे वांग सेंस कपल, जो कि हमारा वांग जी विंग को देख रहा था जहाँ पे विंग की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोले। वांग जी कहता है वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा वाइल्ड होने वाले हो। विंग कहता है आई एम सो सॉरी। वांग जी कहता है इट्स ओके, पर क्या तुम्हें सच में वाइल्ड पसंद है? विंग कुछ नहीं बोलता, वांग जी समझ गया था। अंदर उसके नेक पे बाइट करते कहता मैंने कुछ पूछा है विंग? विंग कहता हाँ हाँ। वांग जी फिर धीरे धीरे करते हुए उसके कलर को उतारता है देन बाइट करते हुए उसके साथ उसे सिड्यूस करना स्टार्ट करता है क्योंकि वांग जी को पता है भाई विंग को वाइल्ड पसंद आ रहे हैं, दैट्स वाई। और वो जैसे जैसे कर रहा था विंग की मॉन्स उसकी घबराहट वो सब साफ दिख रहा था। वांग जी कहता है तो तुम रेडी हो? विंग हाँ में सर हिला देता है। और इसके बाद भाई आप सबको पता ही है हमारे वांग सेंस के साथ क्या ही होते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, जैसा भी लगा हो। मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।